अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम्स हैं नेट का या कंप्यूटर का कोई इशू है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें पता चले। अच्छा जी, महरीन जवेद, ताहिर मकसूद, निदा इरशाद, रहीला बतूल, आमिर अब्बास शाह, गुलशन अल्ताफ़, मुदस्सरा इफ्तिखार, सबा मरियम, मोहम्मद तारिक, अहमद मुख्तियार, जावेद इकबाल, हिना नौरीन, मोहम्मद इरफान लतीफ़, अक्सा मुजम्मिल, हफीज़ ज़फ़र, वजाहत अली, मोहम्मद इमरान, सैफुल्ला, नोमान, यामीन, मुफ़खरा नौरीन, नूरुल आइन, मोहम्मद काशिफ नवाज, मोहम्मद मुजम्मिल रहमान, मोहम्मद गुलबहार, मोहम्मद जमाल मलिक, मुजम्मिल बीबी जी, ज़ीशान शाहिद। ये स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे प्रोफाइल लिंक्स मिल चुके हैं। 39 स्टूडेंट्स हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के बाकी रहते हैं वो भी इसी वीक में सबमिट कर दें। इस वीक के बाद फाइनल रिपोर्ट बन के मैनेजमेंट को सबमिट कर दी जाएगी। तो इसलिए अपने प्रोफाइल लिंक जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। एक दो मिनट मज़ीद इंतज़ार करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मज़ीद ज्वाइन कर लें। 31 जो स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया अभी तक, एक आध मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। जी, निदा मकसूद का नाम था उसमें। कैसर अमीन शाह, आप की वो नहीं, हमें प्रोफाइल लिंक नहीं मिला। कैसर अमीन शाह ने एक कुछ क्यूरी की हुई है। गिग प्रैक्टिकली बना कर लगा दी एक लेक्चर में काइंडली। ये क्यूरी मुझे समझ में नहीं आई। शायद आप कहना चाह रहे हैं कि मैं लेक्चर के दौरान एक गिग बनाऊं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप एक गिग बनाई थी स्लाइड्स के दौरान ही। स्लाइड्स थी हमारे पास, तो एक लेक्चर के दौरान ही हमने गिग बनाई थी। ऑलमोस्ट स्लाइड्स में वो सारी स्क्रीन मौजूद थी और गिग्स के आइडियाज़ भी मैंने शेयर कर दिए हैं। तो कैसर साहब, आपको कोई इशू है तो आप लाइव लेक्चर में तशरीफ़ लाएँ। जब लाइव क्यूए सेशन चल रहा होता है तो अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। आज आपकी शायद पहली दफ़ा क्यूरी आई। तो कैसे साहब, फ्रीलांसर पे भी आप अकाउंट बनाएं अपना, freelancer.com पे, और अपवर्क पे भी अकाउंट बनाएं। अपवर्क पे भी अकाउंट बनाना मैंने सिखाया था। फ्रीलांसर पे भी अकाउंट बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। अपवर्क पे थोड़ा सा इशू होगा कि आपका अकाउंट अप्रूव होना कदरे दुश्वार होगा। तो आप अपने स्टूडेंट से अपने जो साथी आपके हैं, दोस्त हैं, उनसे कांटेक्ट करें और वो आपको बताएंगे कि अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे अप्रूव किया जाता है। प्रोफाइल बनाना तो 1-2 मिनट की प्रैक्टिस है, वो आप बना लेंगे। अलबत्ता अपवर्क में प्रोफाइल अप्रूव करना कदरे ट्रिकी है, तो वो आप ज़रा कांटेक्ट कर लीजिएगा अपने दोस्तों से। पिछले लेक्चर शायद आपने नहीं लिए, तो पिछले लेक्चर्स में ये सारा कुछ बताया गया। सब स्टूडेंट्स ने स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम किए हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि पहले अपने दोस्तों से कांटेक्ट करें। अगर आप को सारी हेल्प मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। लाइव लेक्चर में तशरीफ़ लाया करें। क्यूए सेशन जब हो रहा होता है तो अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ डिस्कस किया करें। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होती हैं वो बताया करें। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी क्यूए हम एंड में रखते हैं तो एंड में ही उसको रखेंगे। मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्यूए सेशन नॉर्मली क्लास के एंड में होता है, तो बाकी क्यूरीज को आंसर वहीं पे करेंगे लेक्चर के एंड पे।
जी, आज हम अपवर्क पे कुछ बिडिंग की तरफ जा रहे हैं। आस्ता-आस्ता हम बिड करना देखेंगे कि अपवर्क पे बिड्स कैसे की जाती हैं, फ्रीलांसर पे बिड कैसे की जाती हैं। तो इसी बारे में कुछ जान रहे हैं कि हम बिड्स कैसे करेंगे। तो बिड्स के से पहले हमें उन साहिब के बारे में कुछ जानना होता है जिन्होंने प्रोजेक्ट पोस्ट किया हो, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनको जाने बगैर अगर हम प्रोजेक्ट पोस्ट कर देंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। वो क्या प्रॉब्लम होगी वो हम स्टेप बाय स्टेप साथ में स्लाइड्स के दौरान ही, लेक्चर के दौरान ही उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्लाइंट को जानना होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिस कंपनी जिस आदमी के साथ आप नॉर्मली बाहर बाजार से भी कुछ चीज़ खरीदने जाएं तो ये भी देखते हैं कि किस दुकानदार से खरीदी जाए, किस रेडी वाले से खरीदी जाए। तो चीज़ों को दुकानदारों को या अपने सेलर को पिक करना अहम तरीन जॉब होती है। तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे एक क्लाइंट को पिक किया जाए, एक प्रोजेक्ट को पिक किया जाए कि जिसके ऊपर हम बिड करें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, आवाज़ भी सुन रहे आ रहे हैं आप? अगर कोई इशू हुआ तो कमेंट कीजिएगा। जी, आइडियल क्लाइंट को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। जब आइडियल क्लाइंट मिल जाता है तो ऑलमोस्ट फिर ज़िंदगी बहुत आसान चलती है। ऐसे आइडियल क्लाइंट्स के साथ आदमी की जमती भी बहुत है और फिर उसके बाद वो रीअकर करता रहता है, बार बार वो आपकी तरफ रुजू करता रहता है। तो आइडियल क्लाइंट को ढूंढना, तो पहले अपने क्लाइंट को जानना कि वो कौन है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, तो कैसे जानेंगे? क्लाइंट और कस्टमर और बॉस ये ऑलमोस्ट सेम ही टर्म्स हैं। कुछ ये पैरामीटर्स दिए गए हैं इस स्लाइड में जिनसे हम क्लाइंट को जानेंगे। इन फिल्टर्स को ये अपवर्क और फ्रीलांसर भी मोस्टली दे रहे होते हैं। अपवर्क पे तो बहुत ज़्यादा ये फिल्टर्स आ रहे होते हैं, हमने अपवर्क को फोकस करके ये फिल्टर्स निकाले हैं। फ्रीलांसर पे भी यही फिल्टर्स मौजूद हैं और इसी तरह पीपल पर आवर पे भी ये फिल्टर्स मौजूद हैं कि जिनकी वजह से हम क्लाइंट को जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जॉब की टाइप क्या है, वो आवरली है या फिक्स है। एक्सपीरियंस लेवल जो क्लाइंट को चाहिए कि किस तरह का वो फ्रीलांसर डिमांड कर रहा है। बिगिनर्स फ्रीलांसर उसको चाहिए, इंटर दरमियाने लेवल का चाहिए या एक्सपर्ट चाहिए। क्लाइंट ने कितने लोगों को अभी तक हायर किया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि क्लाइंट कितना सीरियस है। इसी तरह ये कुछ बताया गया है कि 0 से 9 हायर्स हैं या 10+ हायर्स हैं या कुछ इस तरह। प्रोजेक्ट की लेंथ क्या है, मतलब कितनी ड्यूरेशन का वो प्रोजेक्ट है। तो 1 हफ्ते का है, 1 महीने का है, 1 साल का है। ये जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है ये भी मालूम होना चाहिए, पता चल जाए कि कितना बड़ा लेंथी प्रोजेक्ट है। वीकली कितना काम करना होगा, वीकली ये भी लिखा होता है कि हर वीक में कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं। तो 40 आवर्स में से वो कितने आवर्स, तो ये भी प्रोजेक्ट के फिल्टर्स में कहीं ना कहीं ये भी डिस्क्राइब होता है। ये कुछ कैटेगरीज होती हैं जिन कैटेगरीज को लेके हम जॉब्स को सर्च कर रहे होते हैं। तो हम इनमें से अपनी रेलिवेंट कैटेगरी में जाएंगे। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मैंने बताया था। हम वेब डेवलपमेंट में जाएंगे, टेक और प्रोग्रामिंग में जाएंगे। इनमें से जो भी उससे रेलिवेंट है, वेब डेवलपमेंट ये दरमियान में आ रही है। वेब डेवलपमेंट को मोस्टली हम सिलेक्ट करेंगे और वेब डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर रहते हुए बाकी चीज़ों को सर दस हम छेड़ेंगे नहीं। अगर किसी को आती हैं तो तब भी ना छेड़ें, अगर नहीं आती तो फिर तो बिल्कुल बाकी कैटेगरीज को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आती हैं तो मैंने शुरू में बताया था कि स्टार्ट बाकी कैटेगरी से ना लें आप। हाँ, कुछ बहुत ही ऐसी कैटेगरीज हैं कि जिनमें प्रोजेक्ट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं। वो डिज़ाइन से रिलेटेड कैटेगरी है। डिज़ाइन अगर किसी को आता है, वेब डिज़ाइन वो अच्छा कर लेते हैं या ग्राफिक डिज़ाइन वो कर लेते हैं, तो उधर से स्टार्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन डिज़ाइन वगैरह के अलावा किसी और कैटेगरी को चूज़ करना मुनासिब नहीं है। सर 10 वेब डेवलपमेंट से आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे
और फिर जब प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप बाकी कैटेगरीज को भी अगर आपको आती हैं तो उनको टारगेट करना शुरू कर दें, अदरवाइज टारगेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा वर्क आपको वेब डेवलपमेंट में इतना मिलेगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो अगर आप फोकस होकर लगेंगे तो यहीं से बहुत काम मिलेगा। लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि आपको और भी बहुत कुछ आता है तो बाकी कैटेगरीज को भी चूज़ करें, लेकिन पहले आपको वेब डेवलपमेंट में वर्क मिलना शुरू हो जाए, काम मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत दूसरी कैटेगरीज के। और वेब डेवलपमेंट में चाहे थोड़ा लेट काम मिले, प्रोजेक्ट थोड़ा लेट मिले, लेकिन यहाँ से बहुत हेल्थी किस्म के प्रोजेक्ट मिलेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। मैंने शुरू में शायद आपको बताया भी था कि अगर आपको एक आध महीना प्रोजेक्ट लेट मिलता है, एक आध महीना आप कोशिश करते रहते हैं, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता, तो एक आध महीने के बाद जो एक ही प्रोजेक्ट मिलेगा वो पिछले एक महीने के एक्सपेंसेस भी कवर करेगा और नेक्स्ट मंथ के भी कवर कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जी, ये एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है, हमसे रिलेटेड तो नहीं है, केक पीएचपी का प्रोजेक्ट है, लेकिन पीएचपी है बीच में, पीएचपी हम पढ़ेंगे। तो बहरहाल अब देख रहे हैं कि फिल्टर्स क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम क्लाइंट को जान सकते हैं। तो इस तरह अपवर्क पे एक जॉब आती है, ऊपर उसका टाइटल होता है, फिर उसके बाद नीचे ये फिल्टर्स सेकेंड लाइन में आ रहे होते हैं, और दरमियान में जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, और फिर लास्ट लाइन में भी फिल्टर्स आ रहे होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जॉब को देखें, टाइटल आपकी स्किल्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप केक पीएचपी को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस प्रोजेक्ट को पढ़ें और आगे चलना शुरू कर दें। अगर आप पीएचपी जानते हैं, केक को नहीं जानते कि केक क्या चीज़ है, तो केक पीएचपी एक फ्रेमवर्क है। अगर आप पीएचपी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने 6 महीने, साल का या 1.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप केक पीएचपी को भी जान लेंगे। 2-3 दिन के अंदर केक पीएचपी भी आदमी सीख जाता है। तो बहरहाल केक अगर आपको टाइटल से कुछ फेमिलियर हैं आप, तो नेक्स्ट आप आगे पढ़ें फिल्टर्स को। आवरली जॉब है, इंटरमीडिएट लेवल का एक्सपर्ट चाहिए फ्रीलांसर, इंटरमीडिएट लेवल यानी दरमियाना सा, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म का फ्रीलांसर भी नहीं उनको चाहिए, और बिगनर भी नहीं चाहिए, मीडियोकर सा एक प्रोग्रामर डेवलपर उसको चाहिए। एस्टिमेटेड टाइम क्या है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? मोर देन 6 मंथ। ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, 6 महीने से भी ज़्यादा जा सकता है। और 30 घंटे, हफ्ते में 40 घंटे होते हैं, वर्किंग आवर्स 40 होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि 30 से ज़ायद घंटे पर वीक चाहिए। तो इट मीन्स कि ये फुल टाइम जॉब है। पोस्ट 1 घंटा पहले ये टाइम भी साथ में दिया गया होता है कि कितनी देर पहले ये प्रोजेक्ट पोस्ट किया गया। इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस होकर बात करेंगे भी इंशाल्लाह कल या परसों के लेक्चर में, कि बिड करने का राइट टाइम क्या होता है। बहरहाल ये उसमें ये जो फिल्टर है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं क्लाइंट की रेटिंग, लोगों ने क्लाइंट को क्या रेट किया हुआ है। टोटल हायर्स, क्लाइंट ने अभी तक 95 लोगों को हायर किया है। तो इट मीन्स कि क्लाइंट फेक नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को हायर कर रहा है। और केक पीएचपी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्किल्स लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। केक पीएचपी जिसको आता हो और जेक्यूरी आती हो, जेक्यूरी को भी हम पढ़ेंगे, पीएचपी को पढ़ेंगे, अलबत्ता केक को हम टच नहीं करेंगे। केक पीएचपी एक फ्रेमवर्क है। मजीद क्लाइंट के बारे में जानने के लिए अगर आप जॉब के टाइटल पे हिट करेंगे तो ये फिल्टर्स आपके सामने आ जाएंगे। मजीद क्लाइंट के बारे में मालूम पड़ेगा कि क्लाइंट को 5 स्टार मिले हैं, 4 रिव्यूज़ अभी तक लोगों ने दिए हैं क्लाइंट को। क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट से ताल्लुक़ रखता है, यूनाइटेड स्टेट में ये स्टेट है उनकी, क्लाइंट ने 124 जॉब्स पोस्ट की हैं अभी तक, 71% हायर रेट है। मतलब जो भी वो जॉब पोस्ट करता है तो 71%, 70% चांसेस हैं कि वो किसी को हायर भी करेगा। तो इधर से हमें पता चलता है कि क्लाइंट फेक नहीं है, कि कितने परसेंट हायर रेट है वो। मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे भी कुछ आ रहे होते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, या बाहर इवन के यूरोप अमेरिका में भी हमारे कुछ लोग एशियंस गए होते हैं। तो जॉब जो दी होती है वो बहुत ही हॉट किस्म की जॉब होती है, बहुत अट्रैक्टिव जॉब होती है, लेकिन हायर रेट उनका ज़ीरो होता है। जॉब्स उन्होंने बहुत पोस्ट की होती हैं, हायर रेट ज़ीरो होता है।
मोस्टली लोग ये करते हैं, इस तरह के एशियंस जो हैं वो जॉब पोस्ट करते हैं, वो खुद फ्रीलांसर होते हैं, उनको बजट का पता नहीं होता, टेक्नोलॉजी का पता नहीं होता, वो जॉब पोस्ट करते हैं और पोस्ट करने के बाद फ्रीलांसर से गपशप लगाते हैं, उससे उसका इंटरव्यू करते हैं और इंटरव्यू के दरमियान सारी की सारी चीज़ें मालूम कर लेते हैं कि एस्टिमेटेड टाइम क्या होगा, टेक्नोलॉजीज कौन सी होंगी, काम के जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, एस्टिमेटेड टाइम के साथ बजट भी मालूम कर लेते हैं और फिर अपने क्लाइंट को वो बिड करते हैं और इस तरीके से वो विन करते हैं प्रोजेक्ट्स को। इसलिए उनका यहाँ पे 0% वो हायरिंग रेट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स, ये फिल्टर्स जानना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं जानेंगे कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हम बाकी फिल्टर्स पे भी काम के बारे में बताते हैं कि उनमें अगर उनको ज़्यादातर ना देखा जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ मजीद फिल्टर्स यहाँ पे ये इंटरमीडिएट लेवल, लुकिंग फॉर ए मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैल्यूज, और ये उसने मजीद फिल्टर जो कुछ पहले जिक्र की गई उनका उनको रिपीट कर दिया गया। जॉब की डिटेल्स हैं, नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक करेंगे तो जॉब की डिटेल आ जाएगी। अगर आप फिल्टर से मुतमईन हो जाते हैं, फिल्टर्स के ज़रिए से आप क्लाइंट को जानते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि क्लाइंट बहुत अच्छा है, इसकी जॉब पे अप्लाई करना चाहिए, तो देन फिर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं और अगर आपकी स्किल सेट के साथ जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रही होती है तो देन आप फर्दर आगे जाते हैं और बिड करने लगते हैं। तो आज हम बिड नहीं करेंगे, बिड तो हम कल करेंगे। प्रपोजल कैसे लिखा जाता है ये तो हम कल ज़रा डिटेल में देखेंगे। आज ज़्यादा हम फिल्टर्स पे बात करेंगे। क्लाइंट की एक्टिविटी बताई जा रही है कि इस जॉब के ऊपर क्लाइंट की एक्टिविटी क्या है और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है कि फ्रीलांसर उसको चाहिए और कम से कम 100 घंटे उसने ओवरली काम किया हो अपवर्क पे, तो ऐसा आदमी चाहिए। तो कभी उसने कुछ इस तरह की क्वालिफिकेशन भी लगाई होती है और कभी नहीं भी होती है। ये एक्टिविटी कुछ बयान की गई है, बताई गई है यहाँ पे कि 44 प्रपोजल अभी तक जा चुके हैं। ये जब स्क्रीनशॉट लिया गया तो उसकी बात है, और क्लाइंट ने अभी तक किसी का इंटरव्यू नहीं किया, इंटरव्यूइंग 0 लिखा हुआ है कि अभी तक उसने किसी का इंटरव्यू नहीं किया। 44 प्रपोजल उसके पास जा चुके हैं लेकिन इंटरव्यू किसी का नहीं हुआ। ये उन लोगों की लिस्ट है, ये सारी अपवर्क पे मौजूद होती है जब आप प्रोजेक्ट पे बिड कर रहे होते हैं। ये उन लोगों की लिस्ट है कि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट पे बिड किया होता है, आपकी तरह उन्होंने भी प्रपोजल लिख के सबमिट किया हुआ है और साथ में टाइम भी बताया गया है कि वो उन्होंने कितनी देर पहले ये बिड किया। यहाँ पे क्लाइंट ने अभी तक किस तरह के काम करवाए हैं और कैसा उसको रेट मिला है और क्या उसने पे किया है, ये वो वर्क हिस्ट्री उसकी थोड़ी सी ये भी आ रही होती है। आप इसको भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लाइंट कैसा आदमी है। उसके कब उसने एक प्रोजेक्ट ये वाला उसने कंप्लीट किया, 44 आवर्स उसने पे किए और $18 पर आवर उसने पे किया, टोटल बिल ये बना था और इस तरीके से ये बाकी चीज़ें भी है। स्टार उसको क्या मिले और जो फ्रीलांसर है उसने उसके बारे में क्या लिखा। क्लाइंट की कोई और भी जॉब अगर ओपन है तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया होता है नीचे, और जो जॉब आपने ओपन किया उससे रेलिवेंट जॉब्स मजीद नीचे लिस्टेड होती हैं कि जिस तरह की जॉब्स आपने ओपन की है इस तरह की मजीद जॉब आप वर्क पे मौजूद हैं, अगर आप उनको भी एक्सप्लोर करना चाहें तो। और अगर आप इन सारी चीज़ों से मुतमईन होते हैं तो आप अप्लाई के बटन पे हिट करते हैं और नेक्स्ट आप अप्लाई करने के लिए बिड पोर्शन में चले जाते हैं। वहाँ पे पोर्शन में चले जाते हैं, वहाँ जाके आप अपना कवर लेटर लिखते हैं, अपना प्रपोजल लिखते हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हैं और देन आपका प्रपोजल सबमिट हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चंस तो हम आखिर में करेंगे। अब कुछ फिल्टर्स को ज़रा डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी, कुछ चीज़ों को ज़रा तवज्जो से देखिएगा। अभी मैं इन फ़िल्टर्स के बारे में कुछ बताने लगा हूँ।
कल हमने बात कर ली थी ओवरली जॉब अच्छी होती है या फिक्स जॉब अच्छी होती है, फिक्स प्राइस जॉब अच्छी होती है। इस पे तो हम मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे। अलबत्ता ये देखें, यहाँ से ये पता चलता है कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है। तो अगर प्रोजेक्ट ज़रा लेंथी है तो इट मीन्स ये आपकी सिक्योरिटी आपको सिक्योर कर रहा है कि 6 महीने तो काम अब आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ज़रा लेंथी प्रोजेक्ट है, लेंथी प्रोजेक्ट जब मिल जाते हैं तो फिर उतने अरसा जितनी अरसा ये प्रोजेक्ट चलते रहते हैं आपकी सहूलत हो जाती है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो ज़रा लेंथी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी ड्यूरेशन एक आध हफ्ता होती है। ये छोटे से प्रोजेक्ट हैं वर्डप्रेस की तरह के, या छोटी मोटी एक वेबसाइट बनानी है, हफ्ते 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे, विद इन ए मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, उनकी इतनी टेंशन नहीं होती। ज़्यादा टेंशन इन बड़े प्रोजेक्ट्स की होती है, इसलिए ज़रा फोकस होकर इन पे बिड करना चाहिए। बहरहाल अच्छे फ्रीलांसर, अच्छे बिजनेसमैन जो होते हैं वो हर बिड को ज़रा फोकस होके करते हैं, हर बिजनेसमैन के साथ, हर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट जब करते हैं फोकस होके करते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फोकस रिक्वायर्ड होता है इस तरह की जॉब्स के लिए, क्योंकि अगर मिल जाएं तो फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप हो जाता है। एक आगे फिल्टर दिया गया है, पोस्टेड 1 आवर अगो, 1 घंटा पहले ये प्रोजेक्ट पोस्ट किया गया है। मेरा ख्याल है हम ना इधर से अब इसको छोड़ देते हैं और अपवर्क पे ही चले जाते हैं और वहां से कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिएगा जी, ये अपवर्क खुला हुआ है, इस तरीके से आपके पास प्रोजेक्ट सारे होते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले जिक्र किया कि हम प्रोजेक्ट्स का टाइटल होता है, फिल्टर्स होते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ से कैटेगरीज से वेब डेवलपमेंट को सिलेक्ट करते हैं और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को ही देखते हैं। इधर से हम देखते जाते हैं, आपको अंदाजा होगा ये ई गिफ्ट कार्ड ऐप एंड वेबसाइट, ये कोई वेबसाइट बनानी है और ई गिफ्ट कार्ड टाइप, ई गिफ्ट भेजने की, कार्ड भेजने की कोई ये एप्लीकेशन है। बहरहाल ये हमसे रेलिवेंट है, तो वेबसाइट है, एप्लीकेशन और वेबसाइट, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेबसाइट ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं। तो अब हम ज़रा इसके उनको देखते हैं कि इस पर हमें बिड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये काम तो आप लोग कर सकते हैं। एक वेबसाइट बनानी है, फंक्शनैलिटी क्या होगी ये तो इधर लिखी होगी, लेकिन पहले उससे पहले क्लाइंट के बारे में जानते हैं। फिक्स प्राइस है, एक्सपर्ट फ्रीलांसर चाहिए, और बजट इसका बहुत ही हेल्थी है, $8,000 है, और 15 घंटे पहले ये पोस्ट की गई है। और नीचे देखें तो लेस देन 5 प्रपोजल अभी तक गए हैं, 5 प्रपोजल भी नहीं अभी तक इस पे गए। पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, 0 रुपए इन साहिब ने अभी तक स्पेंड किए हैं, और ये इंडियन है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से देखिएगा और सुनिएगा दोनों चीज़ों को, कि ये एक इंडियन है, बजट बहुत ज़्यादा हाई है, एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, और कुछ 2-3 महीने तो ये प्रोजेक्ट चलने की उम्मीद है अगर ये चलेगा। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस जॉब पे किसी ने नहीं अप्लाई किया। बहुत सारी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से लोगों ने अप्लाई नहीं किया। नंबर 1 रीज़न ये है, ये इंडियन है तो लोग इसको टारगेट नहीं कर रहे। दूसरी बड़ी रीज़न जो है, पेमेंट मेथड इसका वेरीफाई नहीं है, इसने अभी तक पेमेंट मेथड ही अपवर्क के साथ अटैच नहीं किया। और तीसरी बड़ी रीज़न ये है कि इसने 0 कुछ भी अभी तक अपवर्क पे स्पेंड नहीं किया, कुछ भी खर्चा नहीं किया। इट मीन्स कि किसी को हायर ही नहीं किया अभी तक। तो लोग समझ रहे हैं कि ये एक फेक जॉब है, फेक जॉब है, इसलिए उसने बहुत बड़ा बजट रखा हुआ है। वो जस्ट लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और इस प्रोजेक्ट की हाउ नाउ अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है। ये एक फेक प्रोजेक्ट है। तो इसलिए ये मैंने कहा था फिल्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिल्टर्स को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रोजेक्ट पे टाइम खर्च करना है, किसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। विद इन ए सेकेंड ये एनालिसिस हो जाता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे बिड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप मुझे इस स्क्रीन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नेक्स्ट वाली, इधर से ये पता चल गया कि ये फेक प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट जाने की ज़रूरत नहीं, आगे इसको स्क्रॉल कर देना चाहिए। तो लिहाजा अभी यहाँ से आप यह समझें कि जो कंट्री फ्लैग होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। कंट्री फ्लैग्स को बहुत केयरफुली देखना चाहिए। आप शुरू में स्टार्ट अभी ले रहे हैं तो इसलिए ये बात तवज्जो से सुनिएगा। आप लोगों ने अभी जो बिज़नेस करना है
वो 4-5 ममालिक के साथ करना है, उसके अलावा किसी के साथ आपने किसी को बिड ही नहीं करना। आपने ऑस्ट्रेलियन लोगों को बिड करना है, यूरोपियन लोगों को बिड करना है, यूरोप का कोई भी कंट्री हो, तो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, इसी तरह यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, तो पूरे ऑस्ट्रेलिया को आप टारगेट कर सकते हैं, पूरे यूरोप को आप टारगेट कर सकते हैं, और अमेरिका को आप टारगेट कर सकते हैं, यूएसए को, यूएसए के साथ कनाडा। तो इसके अलावा आप किसी को टारगेट ना करें। अगर आप के अलावा कोई भी जबरदस्त बहुत ही उम्दा और आला दर्जे की जॉब आती है, बहुत ज्यादा बजट उसने रखा हुआ है, तो आप कतन भी उसको फोकस ना करें। शुरू में आपको जरा इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस नहीं है आपका, अभी आप स्टार्ट ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा जैसे ही फ्लैग इंडिया, एशिया या अफ्रीका या किसी और मुल्क का आ जाए, आपको इमीडिएटली उसको इग्नोर करना चाहिए और नेक्स्ट जॉब पे चले जाना चाहिए। शुरू में आप बिजनेस करेंगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के साथ। इन्हीं फ्लैग्स के जो भी क्लाइंट्स हैं उनके प्रपोजल पे बिड करेंगे। तो उम्मीद है ये जरा बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, अपना टाइम ज़ाया ना कीजिएगा, ये बात बहुत अहम है। तो शुरू में आप इन्हीं लोग कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन पढ़ के आप क्लाइंट का अंदाज़ा लगा लेंगे, और फिर उसके बाद आप इंडियंस के साथ भी चाहे बिजनेस करें, पाकिस्तानियों के साथ बिजनेस करें, आप पूरे एशियन और अफ्रीकन के साथ बिजनेस करें, क्योंकि आप बहुत स्किल्ड हो चुके होंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये इंडियन फेक है, ये पाकिस्तानी फेक है, ये बांग्लादेशी फेक है, ये अफ्रीकन फेक है, या ये लोग सही हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया, अफ्रीका में भी सही लोग मौजूद हैं और गलत लोग भी मौजूद हैं, लेकिन हम अभी इनको टारगेट नहीं करेंगे। स्टार्ट में हम लोग सारे के सारे यूरोपियन ममालिक को टारगेट करेंगे, अमेरिका को टारगेट करेंगे, कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को। इसके अलावा किसी की जॉब पे बिड नहीं करेंगे। एक बात क्लियर होगी, इस फिल्टर को लेके आप चलें, आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा होता चला जाएगा कि ये कैसे है। अच्छा जी, फ्लैग के साथ फिर आपने ये देखना जरूरी है कि जीरो उसने कितने परसेंट बिड अभी तक। चलें खैर, हम आगे चलते हैं, फिर उसको देखते हैं। पेमेंट मेथड वेरीफाई होने पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि पेमेंट मेथड वेरीफाई होने का क्या मतलब है, ये फिल्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते हम लोग। दूसरा प्रोजेक्ट है HTML CSS डेवलपर चाहिए, बहुत राइट फिट है आप लोगों के लिए ये जॉब। हमने वेब डेवलपमेंट कैटेगरी में गए हैं, इसलिए वहीं से ये मिल रही हैं। एंट्री लेवल चाहिए, बजट $5 है, पोस्टेड ये 20 मिनट्स पहले इसको पोस्ट किया गया है, 5 से 10 प्रपोजल जा चुके हैं। पेमेंट मेथड इसका भी वेरीफाई नहीं है, और ये वैसे भी इंडिया से है, इसलिए इन सबको भी सरे दस इग्नोर कर देना चाहिए। बेशक ये बहुत राइट फिट है हमारे लिए जॉब, लेकिन इसके बावजूद हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते इन जैसे लोगों पे वक्त ज़ाया करना। चलें जी, अब चलते हैं यहाँ पे डिजिटल करेंसी एक्सचेंज एंड वॉलेट। अच्छा जी, मुझे इधर से कुछ बात इसकी समझ में नहीं आई। डिजिटल करेंसी एक्सचेंज एंड वॉलेट, इसका क्या मतलब है? मतलब वो इस तरह की कोई एप्लीकेशन बनवाना चाहता है या कुछ और है? तो इसकी डिस्क्रिप्शन से मजीद चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन उससे पहले इसके फिल्टर्स को देख लेते हैं। मे बी ये हमसे, या फिर हम अब ज़रा मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ कि मुझे पहले अब फिल्टर्स को देखना चाहिए या मुझे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़नी चाहिए। मुमकिन है फिल्टर्स को देखना चाहिए, मुमकिन है मैं फिल्टर्स को देखते हुए टाइम ज़ाया करूँ, पता चले जॉब डिस्क्रिप्शन में कि जॉब मुझसे रेलिवेंट ही नहीं है, वो किसी और टेक्नोलॉजी को किसी और ये रॉन्ग एरिया में आ चुकी है जॉब, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चलें हम फिल्टर्स को पहले देख लेते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन आज हमने पढ़नी नहीं है, कल पढ़ेंगे, तो कल इस पे बात करेंगे। आवरली जॉब है, इंटरमीडिएट है, 1 से 3 महीने तक चलेगी, लेस देन 10 आवर्स पर वीक चाहिए, मतलब ये पार्ट टाइम जॉब है। एक वीक में 10 घंटे के करीब इनको काम चाहिए, और यानी 1-1.5 दिन काम करवाना होगा, 30 मिनट पहले पर। और ये पेमेंट मेथड इसका वेरीफाई है, इन्होंने अभी तक कुछ भी खर्च नहीं किया, मतलब अभी ये किसी को हायर नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट से ये साहिब ताल्लुक़ रखते हैं। अब इन साहिब को ज़रा फोकस करना चाहिए, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन मैच करती है तो इनको आगे परसू करना चाहिए, इस जॉब पे बिड करने की ज़रूरत है। अगर ये वेब डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन पढ़ के अंदाज़ा होगा। पेमेंट मेथड वेरीफाई है, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ यहाँ पे स्पेंड नहीं किया। अगर वो यूनाइटेड स्टेट से हैं तो उन्होंने कुछ नहीं खर्च किया, किसी को हायर नहीं किया, तो मोस्टली ये भी हमारी तरह न्यू कॉमर हैं, ये भी नए साहिब हैं,
तो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को ज़रा पढ़ना ज़रूरी है, मज़ीद इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो जानते हैं इसके बारे में मज़ीद। कोई जॉब हायर नहीं की तो इसलिए ज़ीरो रेटिंग है यहाँ पे। और एक ही जॉब पोस्ट की है, एक ही जॉब पोस्टेड है, 100% हायर रेट है। मतलब यह कि अभी फर्स्ट जॉब चल रही है, तो 2 जॉब्स इनकी ओपन है, एक एक्टिव है। सॉरी, ये देखें, एक जॉब अभी एक्टिव चल रही है, मतलब 2 जॉब्स इन्होंने, एक जॉब डाली थी, उस पे लोगों को हायर कर लिया। तो ये अभी बहुत ही न्यू कॉमर है। ये हमारे लिए इस तरह के लोग जो फ्री क्लाइंट्स हैं और न्यू कॉमर हैं, नए नए आए हैं, वो लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा राइट फिट होते हैं। उनकी जॉब्स पे अप्लाई करना, उनको फोकस करना, क्योंकि वो भी हमारी तरह नहीं है, वो भी ज़्यादा अपवर्क को, फ्रीलांसिंग को और इस तरह की चीज़ों को जानते नहीं हैं। तो ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि वो हम लोगों को हायर कर लेंगे। तो इसलिए चाहे इनका पेमेंट मेथड अमेरिका से है, पेमेंट मेथड ना भी वेरीफाई हो, तब भी आपको इस तरह के लोगों पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ज़ाया कर लेना चाहिए। चांसेस तो होते हैं, मुमकिन है टाइम ज़ाया हो जाए, मुमकिन है अमेरिका में भी कोई पाकिस्तानी बैठा हो, कोई इंडियन बैठा हो और वो कुछ हैंकी बैंकी करने के प्रोग्राम में हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगा लेना चाहिए। बहरहाल मैंने कहा कि पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है तो कदरे रिस्की हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा वक्त लगा लेना चाहिए, कोई फ़र्क, इतना वक्त तो ज़ाया करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये साहब तो बहुत अच्छे हैं इस सेंस में कि इन्होंने एक जॉब पोस्ट की, उसे हायर कर लिया। 2 जॉब्स अभी इनकी ओपन चल रही हैं, जिसपे ये लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रपोजल ले रहे हैं। ये $15 पर आवर पे पे कर रहे हैं। 9 घंटे इन्होंने पे यानी लॉग हो चुके हैं जो $15 पर आवर पे देंगे। और ये देखिए, इन्होंने एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, अभी तक बहुत कम लोगों को ने प्रपोजल सबमिट किए हैं। इंटरव्यू और इनविटेशन किसी को नहीं दिया हुआ, इंटरव्यू भी किसी का नहीं हुआ। चलें जी, नीचे वो फिल्टर्स जो हमने अभी बताए थे, सिमिलर जॉब्स आ रही हैं, वो इसी तरह ये लास्ट जॉब है जो इन्होंने अभी तक ये प्रोग्रेस में है, इसलिए इसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है। तो फिल्टर से हमने एक जॉब निकाली। अब चूंकि मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता, तो इसलिए इसको सरे दस इग्नोर कर देते हैं। अलबत्ता ये देखते हैं, ये लेस देन 5 प्रपोजल गए हैं अभी तक। और ये जॉब जो पोस्ट हुई है, ये जरा टॉप पे देखें, तो ये 32 मिनट्स पहले पोस्ट हुई है। देखें जी, ये जरा देखिएगा कि किस वक्त किसी जॉब पे बिड करना बहुत अहम है। जैसे ही जॉब पोस्ट होती है, अब जरा इस बात को, ये सिनेरियो जरा सुनिएगा। एक क्लाइंट अमेरिका में बैठा हुआ है, कनाडा, यूरोप या कहीं पे भी बैठा हुआ है, वो अभी जॉब पोस्ट करता है। जॉब पोस्ट करने के विद इन ए आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हम प्रपोजल सबमिट कर दें, या यूं समझें हमारा जो प्रपोजल है पहले 5 प्रपोजल्स के अंदर चला जाता है या पहले 10 प्रपोजल्स के अंदर चला जाता है, तो हमें एक प्रायोरिटी हासिल होगी, हमारा प्रपोजल टॉप पे होगा। और क्लाइंट अभी बैठा हुआ है, उसने जॉब पोस्ट की है और अभी वो बैठा हुआ है और कुछ ना कुछ वो भी अपवर्क पे लगा होगा। तो अगर इमीडिएटली उसको कोई प्रपोजल मिल जाता है, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्लाइंट उस प्रपोजल के साथ, उस फ्रीलांसर के साथ एंगेज हो जाएगा। मोस्टली फ्रीलांसर्स ऐसा करते हैं, अगर इमीडिएटली जॉब पोस्ट करते ही उनको कुछ प्रपोजल मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं चलो एक आ गया, इसका इंटरव्यू तो अभी स्टार्ट करो ना। तो मोस्टली उसके साथ एंगेज हो जाते हैं और इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। अगर प्रपोजल बहुत केयरफुली लिखा गया है, ज़रा स्ट्रॉन्ग सा प्रपोजल लिखा गया है, तो एक आध नज़र वो प्रपोजल पे देखता है, अगर उसको अच्छा लगे तो इंटरव्यू इमीडिएटली स्टार्ट कर लेता है। तो इस बात के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपने जॉब पोस्ट हुई, आपने इमीडिएटली उस पर प्रपोजल कर दिया, और इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि आपके साथ क्लाइंट एंगेज हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे वक्त में कि जैसे जॉब आई है आप उस पर प्रपोजल लिखें। अगर वो एंगेज नहीं भी होता तो तब भी बहुत कम खर्चा करके आप टॉप पे रहते हैं। आपका प्रपोजल, जब भी वो प्रपोजल को देखने आएगा तो आपका प्रपोजल उसको टॉप पे नज़र आ रहा होगा। और ह्यूमन साइकी है कि वो पहले 2-4 प्रोजेक्ट्स को
ज़रा केयरफुली देखता है, उसको ज़रा अच्छे तरीके से उसके कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करता है। अगर स्कैन भी करे तो तब भी वो 2-3 मिनट ज़्यादा लगा रहा होता है कंपैरेटिवली बाकी जो नीचे आने वाले प्रपोजल्स होते हैं या जो नीचे आने वाला वर्क होता है उसको ज़रा कम टाइम देता है बनिस्बत पहले वाली चीज़ों। तो इसलिए टॉप पे जाने की कोशिश की जाए और उसका तरीकाकार यही होता है कि आप इमीडिएटली जॉब पे बिड करें। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक जॉब बहुत पिट चुकी है, 2 दिन पहले पोस्ट हुई है या 2 घंटे पहले पोस्ट हुई है, उस पर 50 प्रपोजल जा चुके हैं तो अब आप उस पर बिड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अब भी आप उस पर बिड कर सकते हैं, लेकिन हम विन के चांसेस को देख रहे हैं कि ये ज़रा ज़्यादा मुनासिब टाइम होता है, ज़्यादा अच्छा वक्त होता है कि क्लाइंट को शुरू में ही पिक कर लिया जाए। चलें जी, हम एक आपको और देखते हैं फिल्टर्स के ज़रिए से, ताकि हम मज़ीद कुछ ज़्यादा आगे सीख पाएँ। सोशल चैट वेब ऐप देखनी है, सोशल चैट और वेब ऐप होनी चाहिए, वो कोई बनवाना चाह रहे हैं। फिक्स प्राइस है, एक्सपोर्ट लेवल का इनको साइट चाहिए और बजट इनका $300 है और 42 मिनट्स पहले ये पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड है, ज़ीरो स्पेंड है और मुझे इस कंट्री का नाम भी मालूम नहीं है कि ये कौन सा है। स्किल्स इसमें बूटस्ट्रैप इनको चाहिए, जावा, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल, पीएचपी। ये इधर से कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि ये नॉन टेक्निकल साहिब हैं, इन्होंने बहुत जावा को बीच में घुसेड़ दिया, हालांकि उससे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहरहाल मे भी वो कुछ बहुत ही एक्सपर्ट हों। बहरहाल जावा का इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने गलती से इधर से उसको जावा भी बीच में डाल दिया। सर जैसे इसको इग्नोर करते हैं। ये वेब ऐप बनानी है, चैट ऐप बनानी है, कुछ मुश्किल भी नहीं है, बनाई जा सकती है। बजट पे निगोशिएशन, बजट थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन ये भी देखना होगा कि काम कितना ज़्यादा है। डिस्क्रिप्शन पढ़ के अंदाज़ा होगा कि काम कितना डिटेल्ड है और क्या क्या चीज़ें बना के देनी है। तो डिपेंड करता है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बजट कम है, लेकिन मे भी बजट ज़्यादा भी हो। अगर डिस्क्रिप्शन में चीज़ें कम लिखी गई हैं और बजट कम है तो निगोशिएशन का बाब हर वक्त खुला रहता है। आप उसके ज़रिए से उसके बजट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्लाइंट जो बजट लिखते हैं इससे मुतासिर होने की मोस्टली ज़रूरत नहीं होती। उसमें जो बजट लिखा होता है, सम टाइम क्लाइंट्स इसको रियल टाइम में नहीं लिखते कि ये उनका हकीकी बजट होता है। ये एक आइडिया होता है कि इसके अंदर अंदर हमने काम करना है। अगर आप समझते हैं कि जॉब आपके लिए बहुत राइट फिट है, बहुत ज़्यादा आपने इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं और बजट आपको थोड़ा सा कम लग रहा है या कुछ कंप्रोमाइज लग रहा है, तो अब आप इस पे प्रपोजल लिखें और क्लाइंट को कन्विंस करें कि मैं ये बहुत दफ़ा ये काम कर चुका हूँ, मुझसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता, और इस तरह की बातें उसको थोड़ा सा चूना लगाने की कोशिश करें और साथ में उससे बात करें कि ये बजट, इस बजट में एक अच्छी और क्वालिटी वाइज बहुत उम्दा किस्म की वेबसाइट नहीं बन सकती या एप्लीकेशन नहीं बन सकती, लिहाजा तुम्हें अपने बजट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इसको इतना लेके आना चाहिए, $100 या $200 और इसमें ऐड करने चाहिए। तो क्लाइंट इस बजट से मोस्टली मुतासिर नहीं होना चाहिए। बस अगर ये कम भी लग रहा है तो क्लाइंट से बात की जा सकती है, पहले इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। न्यू सर्वर सेटअप, 2 न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिए, स्लो ट्रबल शूट। नए सर्वर सेटअप करके उसके ऊपर 2 वर्डप्रेस की वेबसाइट्स लॉन्च करनी है और ट्रबल शूटिंग करनी है कि वो स्लो क्यों है वेबसाइट। लेकिन ये बहुत रेलिवेंट जॉब है। इसमें क्रिटिकल पार्ट सिर्फ ये है कि सर्वर सेटअप करना है। सर्वर सेटअप करने के क्या मतलब है ये ज़रा देख लेते हैं। अगर तो ये लिनक्स सर्वर सेटअप करना है तो तब भी कुछ मुश्किल नहीं है, आप 2-4 वीडियोस देख के लिनक्स सर्वर को सेटअप कर सकते हैं। और अगर ये लिनक्स सर्वर सेटअप नहीं करना है, शेयर्ड होस्टिंग सेटअप करनी है, तो फिर तो बिल्कुल ही कोई टास्क नहीं है। ये बहुत ईजी जॉब है। इस तरह की जॉब्स पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है आप जैसे लोगों के लिए। फिक्स प्राइस है, इंटरमीडिएट चाहिए, $100 बजट है, बहुत मुनासिब है। 2 जॉब्स को, 2 वर्डप्रेस साइट को अपलोड ही करना और कुछ काम नहीं है। फिर भी हम इस पे बात कर सकते हैं कि बजट को बढ़ाया जा सके। और ये वेबसाइट का नाम है। और चले खैर पहले फिल्टर्स को देखते हैं। अपाची HTTP सर्वर, WooCommerce,
वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस, कस्टम पीएचपी, ये सारी स्किल्स चाहिए। पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, $500 वो पे कर चुका है और यूनाइटेड स्टेट से है। अब देखें ये जॉब बहुत उम्दा है और इस पर प्रपोजल सबमिट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिल्टर से हमने इसका अंदाज़ा लगा लिया, ऑलमोस्ट हमने ये भी पढ़ लिया। चलें जी, मेरा ख्याल आज अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा ये देखा कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए राइट फिट है, फिल्टर को बहुत डिटेल में देखा कि किस फिल्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए और किस फिल्टर का क्या मतलब है। अब हम लास्ट डे हमने कुछ वो किया था, फंक्शंस को देखा था। उन फंक्शंस को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। वो एक हमारी लास्ट डे की कुछ एक्टिविटी बाकी थी, तो हम उसको देखते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमने ये स्लाइड देख ली थी, नहीं ये स्लाइड नहीं हमने देखी थी, हमने ये वाली स्लाइड देखी थी। हाँ, ये वाली स्लाइड हमने कंप्लीट की थी। इस स्लाइड से हमने अंदाजा फंक्शन के आर्गुमेंट पास करना और इस तरह की चीज़ों को देखा था। ज़रा एक आध मिनट का पॉज लेते हैं। आप लोग भी ज़रा इतनी देर में ये कर लें कि आज लोग जितने भी लाइव आएंगे वो लोग अपने पास गिग्स को ज़रा ओपन कर लें अपने पास। जिन लोगों ने 6 से ज़ायद गिग्स बना ली हैं, 5-6 गिग्स बना ली हैं, वो अपने ब्राउज़र में आप फाइबर को ओपन कर लें और एक टैब के अंदर अपनी गिग्स का जो स्टैट्स वाला पेज होता है वो खोल लें, ताकि हम उनको देख सकें क्या क्या टाइटल्स बनाए हैं, कितने उसके ऊपर क्लिक्स और इम्प्रेशंस आ चुके हैं, और ताकि जब हम क्यूए सेशन स्टार्ट करेंगे 10-15 मिनट बाद तो वो गिग्स भी देखी जा सकें। तो एक आध मिनट का पॉज लेते हैं, ज़रा चीज़ों को आपस में मैच कर लें। एकदम हम फ्रीलांसिंग से एकदम टेक्निकल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, तो मैं भी ज़रा मेंटली इस तरफ आ जाऊँ। तो आप इतनी देर में ये काम अपने पास ओपन कर लें। सारे फाइबर गिग्स जिन लोगों ने बना ली हैं तो वो फाइबर की गिग्स को ओपन कर लें ताकि हम आगे मज़ीद उसको देख सकें। तो लिहाजा जब आप लोग लाइव आएंगे कि तो एक एक नज़र में आपकी गिग्स पे भी डाल पाऊँ। मैंने पहले भी कहा था कि गिग्स हम उस तब स्टार्ट करेंगे कि गिग्स पे काम गिग्स के ऊपर बात करना तब स्टार्ट करेंगे जब आप सब लोग 5 से 6 गिग्स बना लेंगे। तो मुझे अभी भी आइडिया नहीं है कि आप सब लोगों ने बना ली है कि नहीं बना ली, इसलिए आज उसको देखते हैं। अगर अक्सर लोगों ने बना ली होंगी तो फिर हम गिग्स को रैंक करने और गिग्स के ऊपर कैसे ऑर्डर्स आते हैं इस पर एक दिन बात करेंगे। आज का लेक्चर उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि जिन्होंने अपवर्क अप्रूव, जिनका प्रोफाइल अपवर्क पे अप्रूव हो चुका है, और जिनका अपवर्क का जिनको पता ही नहीं है, फ्रीलांसर पे भी अकाउंट नहीं बना हुआ, तो ये लेक्चर कुछ दिनों के बाद वो इस तरह के लेक्चर की डिमांड कर रहे होंगे। जब उनका फ्रीलांसर अकाउंट बनेगा और अपवर्क पे अकाउंट बनेगा तो फिर वो डिमांड कर रहे होंगे जनाब हमें ज़रा बिड करना बता दें और इस तरह की चीज़ें हमें बता दें, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इस साथ साथ में कह रहा हूँ कि आप साथ साथ में गिग्स भी बना लें ताकि सब लोगों की गिग्स बन जाएं, तो एक ही दफ़ा मैं बात करूँ तो सब लोगों तक वो बात अच्छी तरीके से पहुँच जाए और सब लोगों को समझ में भी आ जाए।
जैसे अभी एक स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा जी मैंने तो अभी अपवर्क पे और फ्रीलांसर पे कोई अकाउंट नहीं बनाया, तो उनके लिए उनको ये चीज़ें समझने कदरे दुश्वार हो चुकी होंगी। एक दफ़ा चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन साथ में अगर होमवर्क ना किया जाए, साथ साथ में उनके ऊपर उनको फॉलो नहीं किया जाए, तो वो चीज़ें भूल जाती हैं, और ऐसी भूल जाती हैं कि आदमी को समझ में आता है कि शायद कभी पढ़ी नहीं थी। तो इसलिए जो चीज़ें पढ़ी जाएँ, साथ में उनकी प्रैक्टिस की जाए, तो वो ज़हन नशीन हो जाती हैं। ये तौकीर साहब, अभी आपके तौकीर जारा मेहर मोहम्मद तौकीर, इनकी भी शायद अभी तक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल नहीं आए। तो तौकीर साहब, आप भी प्रोफाइल सबमिट कीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं, फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस क्या चीज़ें हैं? हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, फंक्शन को प्रोसेसिंग के लिए डेटा कैसे थमाया जाता है। तो हमने इस स्लाइड में देखा था कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन का कीवर्ड आता है, फंक्शन का नाम आता है, पैरेंथेसिस आते हैं, पैरेंथेसिस के लिए डेटा, पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन को प्रोसेसिंग के लिए डेटा दिया जाता है, और जिस तरह का आप डेटा देंगे वो उस तरह के डेटा को प्रोसेस करेगा। और फिर फंक्शन की बॉडी आती है, और करली ब्रैकेट के साथ फंक्शन की बॉडी क्लोज हो जाती है। और ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। फंक्शन का नाम लिखें और पैरेंथेसिस लिखें। अगर डेटा कोई पास करना है उसको प्रोसेसिंग के लिए, तो पैरेंथेसिस के अंदर डेटा पास कर दें और कॉमा सेपरेटेड करें। जितने ज़्यादा डेटा चाहिए, जितनी आइटम्स उसको प्रोवाइड करनी है, कॉमा सेपरेटेड करके देते चले जाएं। और इस स्लाइड को लास्ट टाइम हमने देखा था, और इसी की मदद से हमने फंक्शन को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लिया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये स्लाइड भी ज़रा एग्जीक्यूट करके दिखा दूँ, ताकि अगर आपके जहन से कुछ ज़हूल हो चुका है तो वो दोबारा हो जाए, रिन्यू हो जाए चीज़ों में आपके जहन में। बैच 10 और डेमोस, लेक्चर नंबर 11 और स्लाइड नंबर शायद 7 थी, 6 नंबर स्लाइड को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ये हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा इसको देख लेते हैं। फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, और ऐड का फंक्शन था, और हर दफ़ा नया डेटा उसको थमाया था, और नए डेटा के साथ ये आउटपुट नज़र आ रही है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। पहले इस स्लाइड को ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये स्लाइड क्या करती है। फिर उसके बाद हम ज़रा इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। स्लाइड नंबर 7 है, इसको यहाँ पे फंक्शन, दो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। फंक्शन में जो आर्गुमेंट पास होते हैं, जो फंक्शन को डेटा प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है, ये फंक्शन के अंदर डेटा दिया गया प्रोसेसिंग के लिए। इधर एक ही आर्गुमेंट पास किया गया और इधर भी एक ही आर्गुमेंट पास किया गया। ये जो डेटा फंक्शन को प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है, या उसको आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं, ये दो तरह से किए जाते हैं, बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। इस स्लाइड में हम बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस को समझ रहे हैं कि वो बाय वैल्यू रेफरेंस फंक्शन को डेटा देना, बाय रेफरेंस फंक्शन को डाटा देना, इन दोनों में क्या फ़र्क है। पहले इसको ज़रा एग्जांपल से समझ लें,
फिर उसके बाद हम ज़रा इस स्लाइड की तरफ से आते हैं। ज़रा आप लोगों को यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लाइब्रेरी से अक्सर औकात वास्ता पड़ा होगा। तो होता यूँ है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जब आप लोग जानते हैं तो काउंटर पे स्टाफ खड़ा होता है, आप उससे किसी ना किसी किताब की डिमांड करते हैं, वो स्टाफ जाता है और मोस्टली वो स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के रैक बुक्स रैक्स तक एक्सेस नहीं देता, वो खुद ही बुक्स ला के उनको थमाता है। कहीं लाइब्रेरीज में ऐसा मामला होता है। तो आप यूँ समझ रहे हैं किसी ऐसी लाइब्रेरी को विज़िट किया जा रहा है कि जिस लाइब्रेरी में एक ऐसा पोर्शन मौजूद है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को बुक रैक्स तक एक्सेस नहीं दी जाती। कार्ड जो रिक्वायर्ड किताब है वो आप कैटलॉग से देखते हैं और उसको एक पर्ची पे नोट करते हैं कि ये किताब ये रेफरेंस है और यहाँ पे पड़ी हुई है, ये किताब हमें ला के दे दी जाए। तो आप स्टाफ को देते हैं, आप जाके टेबल पे बैठ जाते हैं और वो स्टाफ रैक से किताब निकाल के आपके सामने आपको दे देता है और आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो किताब पढ़ने का एक मैकेनिज्म तो ये है कि आप अपनी रिक्वायर्ड किताब स्टाफ को बताएं और स्टाफ वो ला के आपको दे दे। और ऐसा स्टाफ कभी स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा होता है, किसी ऐसे विजिटर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा होता है जो डेली विजिट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा किताबें डिमांड कर रहा होता है, बार बार उनके चक्कर लगवा रहा होता है। तो वो ऐसे स्टूडेंट को कह देते हैं जनाब अब हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा आप खुद ही रैक तक चले जाएं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को एक्सेस भी दे देते हैं कि खुद रैक तक चल के जाने की, कि जो किताब चाहिए खुद ही रखते रहो, खुद ही निकालते रहो। तो बार ये दो एग्जांपल्स और आपके जहन में आ गई कि स्टाफ के ज़रिए से किताब मंगवाना और ख़ुद किताबों के रैक से उठाना और वापस वहीं पे रखना। इन दोनों सिनेरियोज को जहन में रखिएगा। सेम सिनेरियोज कंप्यूटर के आर्गूमेंट्स में आते हैं। जब हम फंक्शन को आर्गूमेंट पास करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के लिए देते हैं, तो एक डेटा देने का तरीका होता है बाय वैल्यू। हम ये जैसा कि बाय वैल्यू हमने num1 इसको पास किया, num1 पास किया, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को कहा जा रहा है कि जनाब num1 किताबों का एक रैक है, उसका लेबल है, वहां पे कोई वैल्यू पड़ी हुई है, हार्ड ड्राइव में num1 की एक वैल्यू पड़ी हुई है, वो उठा के ऐड 5 के फंक्शन को थमा दो। यानी कंप्यूटर को हम खुद ऑर्डर कर रहे हैं कि हमें अपने कंप्यूटर की मेमोरी से, हार्ड ड्राइव से num वेरिएबल के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ वो ला के दे दो। जैसा कि हम बुक रैक में स्टाफ के पास जाते हैं और एक पर्ची पे एक किताब का नाम थमा देते हैं उनको कि फलां फलां जगह पे एक किताब पड़ी है, वो हमें ला के दे दो। तो कंप्यूटर जैसे ये नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ला के इस फंक्शन को थमाएगा, ऐसे ही है जैसा कि लाइब्रेरी का स्टाफ आपको रिक्वायर्ड किताब ला के टेबल पे डिलीवर कर दे, जनाब अब आप इसको पढ़ सकते हैं। और कभी दूसरा तरीकाकार होता है, वो जैसा कि मैंने बताया कि आपको खुद ही एक्सेस दे दी जाए रैक तक की। तो कभी हम ऐसा भी करते हैं, ये बाय रेफरेंस बोलते हैं इसको। और कभी फंक्शन को डेटा पास किया जाता है बाय वैल्यू है, और कभी डेटा पास किया जाता है बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस पास करने का क्या मतलब होता है कि बीच में से लाइब्रेरी स्टाफ निकल जाए, वो स्टूडेंट को कहे नहीं कि वो सामने किताबों के रैक्स पड़े हुए हैं, आप वहां जाएं, जो किताब चाहिए वो उठाएं, पढ़ें, दोबारा उसमें रखें और दोबारा जो किताब चाहिए वो वहां से उठाएं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसी तरह हम भी फंक्शन को एक वैल्यू पास करते हैं। हम उसको ये नहीं, कंप्यूटर को ये नहीं कहते कि जनाब हार्ड ड्राइव में फलां फलां जगह पे नम की वैल्यू पड़ी हुई है, वो ला के इस फंक्शन को दे दो। हम कहते हैं ऐड 6 फंक्शन को बताते हैं कि जनाब हार्ड फंक्शन को ही बता देते हैं, कंप्यूटर को बीच में से हटा देते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर को बीच में से हटा देते हैं। आपको कहते हैं फंक्शन को ही कहते हैं कि हार्ड ड्राइव में जाओ, वहां पे फलां जगह पे एक नम का वेरिएबल की लोकेशन है, वहां पे उसकी वैल्यू पड़ी हुई है, तुम खुद वहां से उठाओ और उसके साथ जो भी करना है करते चले जाओ। तो ऐड 6 के फंक्शन को हार्ड ड्राइव की पूरी एक्सेस दे दी कि फलां मेमोरी लोकेशन में एक वैल्यू पड़ी हुई है, उसके अंदर प्रोसेसिंग करो। तो ये एंड ऑपरेटर ने जब लगा दिया नम के वेरिएबल के से पहले,
तो ये उसको मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे दिया, रैक का एड्रेस दे दिया कि फलां रैक में बुक्स पड़ी हुई हैं, वहां से उठाते जाओ और पढ़ते जाओ। इसी तरह का फंक्शन को भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे दिया कि फलां मेमोरी लोकेशन पे एक वैल्यू पड़ी हुई है, उसको उठाओ और उसमें जो भी ऐड शैड करना है और करके वहीं पे रख दो, फिर दोबारा चीजें वहीं पे रख दो। ये मतलब हुआ इसका। और इस सूरत में क्या हुआ, इस सूरत में इसको मेमोरी लोकेशन नहीं दी गई, इसको कंप्यूटर बीच में आ रहा है, कंप्यूटर हमेशा इसको नम की मेमोरी लोकेशन नहीं बताता कि हमने नम को कहां स्टोर किया हुआ है, बल्कि जहां पे स्टोर किया हुआ है वहां से वैल्यू उठा के इसको थमाता है। ये उसमें जो भी प्रोसेसिंग करनी है, फॉर एग्जांपल इसने 5 उसमें ऐड किया, 5 ऐड करके कंप्यूटर को बताया, प्रोसेसर को बताया जनाब ये नम के अंदर ने मैंने 5 ऐड करके नई वैल्यू दे दी है, अब आप ये नई वैल्यू दोबारा नम के वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पे डाल दो। तो कंप्यूटर फिर यही काम करता है कि खुद जाके मेमोरी लोकेशन पे जगह के अंदर उस मेमोरी लोकेशन में नई वैल्यू इंसर्ट कर देता है, पहली वैल्यू को निकाल के डिस्कार्ड कर देता है। और सेकंड सिनेरियो में हमने क्या कहा, फंक्शन खुद ही मेमोरी लोकेशन का उसको पता है और खुद ही मेमोरी लोकेशन से वैल्यू को पिक करता है और खुद ही मेमोरी लोकेशन में नई वैल्यू इंसर्ट कर देता है। और इसकी एग्जांपल को समझिएगा आप जरा तवज्जो से। ये ऐड 5 है, ये फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल में 5 को ऐड करता है, जो भी वैल्यू इसको मिले उसमें 5 जमा कर देता है। और ये ऐड 6 है, जो भी वैल्यू इसको थमाई जाए उसमें 6 को ऐड कर देता है। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया ओरिजिनल नंबर के नाम से और उसमें 10 स्टोर कर दिया, और इसके ऊपर हमने क्या किया, ऐड 5 कॉल किया, और फिर हमने ओरिजिनल नम, ऐड 5 को कॉल नहीं किया, ओरिजिनल नम को हमने प्रिंट करवाया। ऐड 5 तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ना, फंक्शन को कॉल करते ही ऐड 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ओरिजिनल नम को हम प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे कि ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है और ऐड होने के बाद क्या वैल्यू है। ऐड होने के बाद तो नम के अंदर ये वैल्यू नजर आएगी, जाहिर है 10 है तो 15 हो जाएगा, लेकिन साथ में यहाँ पे इस वेरिएबल को भी प्रिंट करवा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है। फिर उसके बाद इसी ओरिजिनल नम को ऐड 6 में पास कर रहे हैं और फिर उसके बाद ओरिजिनल नम को प्रिंट करवाने हैं। जरा देखिएगा आउटपुट, दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूं तो देखिएगा फंक्शन के अंदर हमने 10 पास किया था, ये देखें 10 वेरिएबल था और ये ऐड 5 को पास किया तो फंक्शन के अंदर जाके वो 15 हो गया। फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर वैल्यू कितनी होगी, 15 इन ऐड फंक्शन वैल्यू 15। और जबकि यहां पे क्या, वही ये ओरिजिनल नम है, इसकी वैल्यू यहां पे ये देखें 10 की 10 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। चूंकि इसको हमने बाई वैल्यू पास किया था, इसने नम की वैल्यू यानी इसमें से 10 निकाला, 10 निकाल के उसमें 5 ऐड किया और उसको प्रिंट कर दिया। ये 5 ऐड करने के बाद इसके अंदर डाला नहीं गया क्योंकि ये कहा ही नहीं गया इसमें डालने के लिए, तो इधर वैल्यू चेंज नहीं हुई क्योंकि इसको वैल्यू दी गई है, मेमोरी लोकेशन नहीं दी गई। यहाँ पे ऐड 5 को वैल्यू दी गई है, यानी इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी 10, वो 10 इसको थमाई गई है, वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन नहीं दी गई। और यहाँ पे जरा कदरे मुख्तलिफ हो गया, यहाँ पे ऐड 6 की सूरत में इसको मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे दिया गया। जब इस ऐड 6 को मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे दिया गया तो ये मेमोरी लोकेशन में चीजें खुद ही चेंज कर रहा है। तो इसने नम के अंदर 10 के अंदर 6 को ऐड करके दोबारा वहीं पे उसको स्टोर करवा दिया। तो जब हमने ऐड 6 को कॉल किया तो इसने उसको 16 बनाया और ये वाला अब इसमें 10 नहीं रहा, 16 आ गया। जरा देखिएगा लास्ट यहाँ पे 16 हो चुका है। ये फर्क है बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस का। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है, एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको एज इट इज़ कोड को एग्जीक्यूट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ ना आए तो मुझे ज़रा दोबारा बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। आगे चलते हैं जी। इस स्लाइड के अंदर हम ये दे रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि एक फंक्शन को डेटा पास कैसे किया जाता है और डेटा वापस लिया कैसे जाता है। हमने हमेशा डेटा प्रिंट नहीं करवाना होता, कभी डेटा एक फंक्शन को देते हैं, उससे प्रोसेस करवाते हैं, प्रोसेसिंग के बाद
जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो वापस फंक्शन से लेते हैं, फंक्शन से वो रिजल्ट लेने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उस रिजल्ट को किसी और फंक्शन के हैंड ओवर करते हैं, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करता है और इस तरह ये मामला चलता रहता है। तो फंक्शन को डेटा देने का तरीकाकार तो हमने समझ लिया था। अब फंक्शन से जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट्स मिले हैं वो रिजल्ट्स फंक्शन से वापस कैसे लेंगे, ये इस फंक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। इस स्लाइड के अंदर हम जरा पढ़ रहे हैं। देखिए रिटर्न का कीवर्ड यूज हुआ है। फंक्शन क्या कर रहा है, दो नंबर्स को लेता है, नंबर 1 को ले रहा है, नंबर 2 को ले रहा है, दोनों को यहाँ पे ये ऐड कर रहा है। num1 num2 को ऐड किया, रिजल्ट को एक तीसरे वेरिएबल सम के अंदर स्टोर किया और यहाँ पे उस सम को प्रिंट नहीं करवाया, उसको रिटर्न करवा दिया वापस। फंक्शन ने रिजल्ट्स जो है वो वापस कर दिए। जब फंक्शन से रिजल्ट्स वापस लेने हो हमें तो रिटर्न का कीवर्ड यूज होता है। रिटर्न के कीवर्ड में हमने वो रिजल्ट वापस करवा दिए। अब ये फंक्शन जब कॉल किया, दो वैल्यू उसको पास की और फंक्शन जब भी कोई रिटर्न वैल्यू होगी तो वो बैक को थ्रो करेगा। जो भी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होगी, जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो हमेशा बैक को थ्रो करेगा। तो बैक पे हम एक वेरिएबल डाल देंगे और वो जब फंक्शन ऐड फंक्शन इन दोनों के ऐड करने के बाद रिजल्ट बैक को थ्रो करेगा और पीछे एक वेरिएबल पड़ा होगा तो वो वेरिएबल उस वैल्यू को कैच कर लेगा और हमने उसको रिटर्न वैल्यू को कैच किया और यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट हमने फंक्शन के अंदर नहीं किया, फंक्शन से बाहर किया ताकि हम जरा रिटर्न के कीवर्ड की एग्जांपल भी समझ सकें। तो चलें इस स्लाइड को जरा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमें नजर आते हैं। ठीक है जी, रिटर्न वैल्यू यहाँ पे 13 नजर आ रहा है और हमने 10 और 20 उसको पास किया था और वो यहाँ पे प्रोसेसिंग करके रिजल्ट रिटर्न आ रहा है। रिटर्न वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। ये देखें रिटर्न वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और उसमें 30 है। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। बहुत आसान स्लाइड्स हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इस स्लाइड को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। स्लाइड 8 थी, अब हम आगे जा रहे हैं स्लाइड 10 पे। फंक्शन के इनसाइड फंक्शन x की वैल्यू फंक्शन के अंदर 0 है और x की वैल्यू फंक्शन से बाहर 4 है। ये एक आउटपुट नजर आ रही है। अब जरा इस स्लाइड को देखते हैं कि हम क्या करने क्या समझने जा रहे हैं। यहाँ पे ना वेरिएबल्स का स्कोप पढ़ा जा रहा है। वेरिएबल्स का स्कोप, वेरिएबल कहाँ कहाँ वो हो सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं हो सकते। अब जरा समझिएगा, ये एक वेरिएबल है एक्स वेरिएबल, ये फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है और ये एक वेरिएबल है, ये भी एक्स है, ये फंक्शन से बाहर डिफाइन हुआ है। अब हम जरा ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो ये बात समझिएगा, ये जो एक्स फंक्शन है ये फंक्शन जरा और है। ये इसका स्कोप यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे एंड हो जाता है। ये एक्स वेरिएबल इस पैरेंथेसिस के बाद अवेलेबल नहीं है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंप्यूटर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस जैसे ही फंक्शन की बॉडी क्लोज होती है तो यहाँ पे ये एक्स वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता और इसी तरह ये एक्स वेरिएबल ये फंक्शन से बाहर है, ये फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका स्कोप इसके अंदर का नहीं है, ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। उम्मीद है ये बात मैं आपको समझा पाया। ये वेरिएबल का स्कोप है। जरा ये समझने की चीज है कि वेरिएबल कहाँ कहाँ, ए वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं तो वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है। तो जो पेज के अंदर जो एक फाइल में डिफाइन किया गया वेरिएबल है वो फाइल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो डिफाइन किया गया है वो फंक्शन के अंदर ही रहता है, फंक्शन से बाहर उसकी एक्सेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को
कमेंट करते हैं। पहले हम स्लाइड को आप देख चुके हैं। इस वेरिएबल यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ये वेरिएबल और है और ये वेरिएबल और है, तो यहाँ पे फंक्शन से बाहर हम x को दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे x को दोबारा प्रिंट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ये फंक्शन 0, ये अलग फंक्शन के अंदर वाला अलग फंक्शन वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। तो देखें इनसाइड फंक्शन के इनसाइड वाले वेरिएबल वो 0 वैल्यू रखता है और फंक्शन के बाहर वाला वेरिएबल वो 4 वैल्यू रखता है। दोनों बातें के लिए अब मैं ये करता हूँ, ये फंक्शन इस वेरिएबल को कमेंट कर देता हूँ और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये 4 वेरिएबल, ये x वेरिएबल जो ऊपर डिफाइन है, ये फंक्शन के अंदर में भी एग्जिस्ट करे। तो जैसा कि मैंने बताया ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए कोई ना कोई एरर आएगा। जरा पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखेंगे अनडिफाइंड वेरिएबल, एक एरर आ रहा है, वो नोटिस आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल। अनडिफाइंड वेरिएबल x कहाँ पे अनडिफाइंड है? लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे, ये लाइन नंबर 7 यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे ये फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता। ये लाइन नंबर 7 है और इसमें ये जो x लिखा गया ना वो उसको मिला नहीं है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखते हैं, इस वेरिएबल को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब एक और एरर प्रोड्यूस होगा। अब उसको फिर एक अनडिफाइंड वेरिएबल मिला है, अनडिफाइंड वेरिएबल x लाइन नंबर 12 पे। ये इस बात को श्योर करने के लिए कि ये जो दोनों के स्कोप अलग अलग हैं। अब ये लाइन नंबर ये 12 है और यहाँ पे ये x वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों का अलग अलग स्कोप है। एक वेरिएबल फाइल के अंदर वाला जो फाइल में डिफाइन हुआ वो फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता और फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। एक फंक्शन है मल्टीप्लाई का, वैल्यू में 10 को मल्टीप्लाई करता है और रिटर्न कर देता है, और उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इस स्लाइड को एग्जीक्यूट करते हैं। एक वैल्यू उसको पास की गई, 100 उसने रिटर्न कर दिया। 10 वैल्यू उसको पास की गई और 10 को लेके उसने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और 100 का रिजल्ट आ गया। यहाँ पे मैं अगर 100 इसको पास कर देता हूँ तो 100 के साथ वो 10 को मल्टीप्लाई करेगा और रिटर्न को रिजल्ट रिटर्न कर देगा। 1000 हो चुका है, तो इसी तरह ये ऑनवर्ड चलेगा। बस एक आध स्लाइड और रहती है, हम उसको खत्म करते हैं। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप ये पढ़ रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल को ग्लोबल बनाना मकसूद हो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मैं कहता हूं कि ये जो एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल फाइल के अंदर डिफाइन है, फंक्शन से ऊपर डिफाइन है। इसी वेरिएबल को मैं फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहता हूं, तो कैसे एक्सेस करूंगा? एक लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे? ये वेरिएबल आपको मालूम है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि फंक्शन के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मुझे यही सेम वेरिएबल फंक्शन के अंदर चाहिए, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ग्लोबल का कीवर्ड आता है, और वो अगर हम वेरिएबल के साथ ग्लोबल पहले लगा देंगे तो जो बाहर वाला वेरिएबल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब देखिएगा यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 15 है और यहाँ पे यही 15 वाला वेरिएबल दोबारा आ गया और इसमें एक इंक्रीमेंट होगा और वही इंक्रीमेंट करने के बाद वो प्रिंट हो जाएगा। जरा देखते हैं इस स्लाइड को एग्जीक्यूट करके। तो ग्लोबल का कीवर्ड आपने इस स्लाइड में पढ़ा, देखें जी, उसी वेरिएबल को लेके 15 को इसने 16 बना दिया। ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हमें ये चाहिए हो तो इसके साथ ग्लोबल लिख दें तो ये एग्जिस्ट करेगा बाहर भी। ग्लोबल का कीवर्ड वेरिएबल के स्कोप को चेंज कर देता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा जी, अब जरा एक और बात समझिएगा। स्टैटिक का कीवर्ड इस स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं। स्टैटिक का कीवर्ड क्या है? मैंने बताया था, हम इस स्लाइड को पहले एग्जीक्यूट करते हैं इसके बगैर।
कीप ट्रैक का एक वो बनाया गया फंक्शन, उसको कॉल किया। कीप ट्रैक में क्या होता है, जीरो काउंट वेरिएबल के अंदर जीरो स्टोर करवाया गया, जीरो को इंक्रीमेंट किया गया और इंक्रीमेंट को प्रिंट कर दिया गया, वेरिएबल को प्रिंट कर दिया गया। तो देख की वैल्यू क्या है, तो देखें जी इसकी वैल्यू 1 है। कैसे 1 हुई, जीरो इसमें स्टोर हुआ, जीरो को इंक्रीमेंट किया गया तो 1 हो गया और 1 को प्रिंट करवा दिया गया। अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, मैं फंक्शन को कई दफा कॉल करता हूं और जितनी दफा भी कॉल करूंगा आप देखेंगे हमेशा 1 ही प्रिंट होगा, क्योंकि हर दफा काउंट नया आता है, हर दफा काउंट का वेरिएबल दोबारा डिफाइन होता है, डिफाइन होने के बाद उसमें जीरो जाता है, जीरो के बाद वो जीरो इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाता है और 1 प्रिंट होता है। तो हर दफा 1 1 1 1 ही प्रिंट होता चला जा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही एक दफा ये काउंट डिफाइन हो और फंक्शन के एंड होते ही मुझे ये चाहिए कि ये फंक्शन कभी ये वेरिएबल कभी डिस्ट्रॉय ना हो, मैं चाहता हूं कि ये वेरिएबल बाकी रहे, डिस्ट्रॉय ना हो फंक्शन के एंड होते ही, तो ये कैसे करेंगे, मुझे बेसिकली ये जानना है कि ये फंक्शन कितनी दफा एग्जीक्यूट होता है। तो जितनी दफा एग्जीक्यूट होगा तो ये अगर फंक्शन के अंदर ये जो वेरिएबल काउंट है ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो हर दफा वाला इंक्रीमेंट की वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। जब वो एग्जिस्ट करेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि फंक्शन कितनी दफा एग्जीक्यूट किया। तो नॉर्मली इस सिनेरियो में तो ये हो रहा है कि ये काउंट वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन होता है, जीरो आता है उसमें, फिर वो इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाता है, फिर वो प्रिंट होता है, फिर BR प्रिंट होता है, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट से ही आती है, वो काउंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर दोबारा ये कॉल होता है तो फिर काउंट दोबारा क्रिएट होता है, फिर जीरो और फिर वो सारा प्रोसेस चलता है, फिर इधर आके फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर मैं इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगा लेता हूं, ये स्टैटिक का कीवर्ड लगा लिया, ये स्टैटिक का कीवर्ड अब काउंट को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा, काउंट को डिस्ट्रॉय नहीं होना देगा, ये इसको इधर खत्म नहीं होने देगा, इसको बाकी रखेगा। देखते हैं दोबारा, अब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इसको मल्टीपल टाइम कॉल करते हैं। तो ये देखें ये अब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, पहली दफा इसमें 1 था, फिर दूसरी दफा 2 हो गया, फिर 3, हर दफा वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये काउंट यहाँ पे आगे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा और हर दफा ये इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। पिछली वैल्यू पहली दफा इसमें 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 1, नेक्स्ट टाइम जब कॉल हुआ तो 2 हो गया, फिर 3 और इस तरह ये चल रहा है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं QA सेशन करता हूँ, आपकी क्वेरीज को आंसर करता हूँ। आप रात ये कीजिएगा कि अपनी गिग्स भी मुझे दिखाइएगा। मैंने इसके लिए एक पोस्ट क्रिएट कर दी है, कमेंट्स में भी मैं इसको ऐड कर दिया। जी निदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये देखिएगा, ये मैंने गिग्स बनाई थी जी। एक वूकॉमर्स की बनाई थी, आपने टास्क दिया था कि वूकॉमर्स को इंस्टॉल करके आएंगे। सर आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जी जी आ रही। सर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी आ रही है। सर ये गिग्स हैं, ये बनाई थी इसमें मैंने बनाई आपने? कल तो सर नेटवर्क नहीं था, ये 2-3 दिन पहले बनाई थी फ्राइडे को, और ये दोनों आज बनाई हैं। और अच्छी बात है।
आपने वू कॉमर्स का भी टास्क दिया था ना, तो उसके हिसाब से भी मैंने ये बना दी है। सही। वू कॉमर्स को मैंने इंस्टॉल किया था सर, और उसमें वो मुझे इशू आ रहा था, वो मैंने बेसिकली आपको दिखाना था। 1 मिनट, मैंने वू कॉमर्स को इंटीग्रेट कर लिया था, लेकिन उसमें मुझे वो एक मैं ट्यूटोरियल देख रही थी, उसमें वो दिखा रहे थे कि हम इसमें थीम को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो सही। वो नहीं हो रहा था मेरे से, तो वो मुझे बताइएगा। कौन सा थीम इंटीग्रेट करना है आपने? सर एस्ट्रा का ही वो कर रहे थे, एक डाउनलोडेड था वो, और पहले एस्ट्रा का तो चल रहा था ना उसमें, मैं आपको देखिए, दिखाती हूँ पहले एक आप मिनट। थीम को इंटीग्रेट ना करें, पहले वू कॉमर्स को अच्छे तरीके से पहले समझ लें कि वू जी कॉमर्स क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। आप जरा वू कॉमर्स की आउटपुट दिखाइएगा मुझे। सर ये आ रहा है वू कॉमर्स, यहाँ पे इसके ये पेजेस जो हैं वो आ गए थे, मैं हाँ, आपको कोई जैसे एक दिखा। कोई पेज ओपन करें ना ताकि नजर आए। नेक्स्ट टैब में ओपन कीजिएगा। नहीं नहीं, ये नहीं, इसकी आउटपुट जो यूजर देखेगा, फ्रंट एंड आप कहाँ से देखेंगे? 1 मिनट नहीं सर नहीं, ये इधर। भी नहीं। हाँ। ये ऊपर ऊपर वर्ड प्रेस पे लेके जाए, टॉप पे इधर आप ये नीचे विजिट स्टोर पे जाएं। विजिट स्टोर पे, ये विजिट स्टोर है, ये आपको वू कॉमर्स, ये साइट आपकी नजर आएगी आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट्स ठीक हो होंगे, गया। जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगी वो यहाँ पे दिखेंगी। तो पहला टास्क ये होगा कि वर्ड प्रेस के अंदर आपको, मेरे ख्याल आपने जब इंस्टॉल किया ना, तो आपने इसमें कोई ये डेटा, जो प्री फिल डेटा है ना, साथ में आता डेटा, वो यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया। तो वो डेटा जी भी सर, साथ में आता, तो सैंपल डेटा भी आपको नजर आता है यहाँ पे। ठीक हो गया, मैं यहाँ तो से अभी इसे ऐड कर आपका लूँ। काम ये, एक मिनट सुन लें। अभी आपका जी जी टास्क ये होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करें। जी। प्रोडक्ट्स की वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट होना शुरू हो जाएंगी, उनकी प्राइसेस आना शुरू हो जाएंगी, पेमेंट गेटवे देखें वो कैसे एग्जिस्ट करता है, और इस तरह की चीजें साथ में देखें। आप जरा एडमिन पैनल में आइएगा। जी एडमिन पैनल में वू कॉमर्स के नीचे देखिएगा, यहाँ पे कहीं प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, ये देखिए नीचे प्रोडक्ट्स आ रही है जी वू कॉमर्स से नीचे। इस सारे जी। एरिया को आप एक्सप्लोर करें, पुरानी प्रोडक्ट्स को देखें, नई प्रोडक्ट्स को ऐड करें, कैटेगरीज बनाएं उनकी, उनको टैग्स दें, और सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करें कि क्या क्या कुछ है। वू कॉमर्स की सेटिंग्स में जाएं, वू कॉमर्स की सेटिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें कि वो क्या चीज़ें हैं। सही जी हो गया ठीक जी? है सर। जी सर। तो आप यूट्यूब से अगर कुछ हेल्प ले रही हैं तो वहां पे भी इन चीज़ों को पहले देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए ये क्या है। जी सर ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा ये देख लीजिएगा, जी ये गिग बनाई थी। ठीक है, शुक्रिया। अभी मैं इंशाल्लाह कल प्लान करते हैं, कल या परसों इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे फिर। ठीक है सर, शुक्रिया, आपने थैंक बना यू। ली इंशाल्लाह। जी आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये ना मैंने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया था उधर, वो कॉमर्स को यूज़ करके ना, तो रात को मैं वही बना रहा था तो अचानक वो लाइट चली गई। अब जब सुबह ऑन किया तो इसका कोई ना जैम्प का इशू आ रहा है, वो कोई एरर आ रहा था। तो अभी उसकी डाटा फोल्डर में जाके तो मैंने वो जो डाटा उसकी फाइल्स थी ना, वो जैसे उन्होंने इधर बताया हुआ था ऑनलाइन कि इस तरह करें, तो वो किया। तो लेकिन ये ना अब उसके बाद कह रहा है कि वर्डप्रेस को दोबारा से इंस्टॉल करें। हाँ तो कर लो यार, अब दोबारा कर लो, तो कोई सर इशू नहीं ये है। मैं जब कर सर ये जब मैं करता हूँ ना, से कुछ भी मैं लिखता हूँ इधर और ईमेल एड्रेस में मैं दे देता हूँ सर, तो ये सर अब आगे से ये एरर दे देता है कि दिस टेबल डब्ल्यूपी यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये सारा इशू आ रहा यार नया टेबल करे, नया डेटाबेस क्रिएट करो ना, पुराने डेटाबेस को यूज ना करो। है। नया डेटाबेस क्रिएट करूँ? नया डेटाबेस क्रिएट, जब आप नया क्रिएट कर रहे हो ना, नया इंस्टॉल कर रहे हो वर्डप्रेस, तो उसके लिए जी जी। डेटाबेस भी नया होगा। पुराने डेटाबेस में तो ऑलरेडी सारा डेटा पड़ा हुआ है, वो यूज करेंगे तो वो एरर तो देगा ना कि इसमें तो ये पहले से टेबल्स मौजूद हैं, पहले से सारा डेटा मौजूद है। सही, तो इसका मतलब अब नया डेटाबेस क्रिएट करूँ मैं? नया डेटाबेस क्रिएट करें। ठीक हो गया सर, चलिए ठीक है सर, मैं थोड़ी देर तक ना इसको बना के ना मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ सर। बहुत ज़बरदस्त है ये वो कामर्स का ना वो। चलें, इसीलिए आपको कहा था कि आप इसको एक्सप्लोर करें, और आप जी लोगों सर। को बहुत उम्दा और आला किस्म की वेबसाइट बना के भेज सकते हैं। ये सर, उसके बाद सर गिग्स आपको वो दिखानी थी, ये जी इम्प्रेशन और दिखाएं। क्लिक्स, ये है सर। 7 गिग्स कंप्लीट है मेरी। चलें जी, शुक्रिया, आपने बना ली, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कल हम इस पे गिग्स पे बात करेंगे, जी सर ज़रूर। कल या परसों। ठीक हो गया, ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
जी नज़र साहब, अमानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने गिग्स बनाई है सर, लेकिन गिग्स में सर प्राइस का इशू आ रहा है मुझे, ये डिफाइन क्या करने इशू में आ रहा थोड़ा है? मुझे प्राइस का सर, ये एक गिग की प्राइस डिफरेंट प्रोजेक्ट से देख के मैंने कुछ एस्टिमेट लगा के बनाई तो है, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आई क्या कि कितनी प्राइस होनी चाहिए गिग की। मैंने एक दिन बताया था कि प्राइस जो है ना $5, $10, 20, 50, 100, तो कुछ गिग्स जो होनी है $2, 4, 5, $5, 10, $20 की होनी चाहिए, $50 तक, और एक दो गिग्स जरा बड़ी भी होनी चाहिए, 100, 200, $400 वाली भी, तो मिक्स होनी चाहिए। तो आप अपनी सर्विस को देखें, अगर आप $5 में कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो $5-10 के करीब करीब ही होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एक फुल फ्लैट सॉफ्टवेयर बना के देंगे $5 में, तो क्लाइंट के एक अच्छा जी बना दो फिर $5 में और आप फंस जाएंगे। तो $5 वाली गिग का मतलब है कि जैसे कबूतरों को दाना डालते हैं ना, चिड़ियों को पकड़ने के जी लिए, जी शिकार करने के लिए दाना डालते हैं, वो दाना चुगने जी आती हैं और फंस जाती हैं। तो इसका यही सही। मतलब होता है कि और भाई लोग आएंगे, काम करवाएंगे, छोटा मोटा कोई काम करवाएंगे तो $5 देंगे, हमें भी चेक कर लेंगे, हम उनको देख लेंगे, इस तरीके से एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा और फर्दर बड़े प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे। या फिर एक सही आदमी $5 देख के आता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि जनाब ये काम मैंने करवाना है, आप उसको बताएंगे कि ये काम $5 में तो नहीं है, $5 वाला तो ये छोटा सा काम है, जो भी आप करवाना चाहें मैं $5 में ये काम कर सकता हूँ। अलबत्ता आपका काम तो चूंकि बड़ा है, उसका मैं कस्टमाइज ऑर्डर आपको सेंड करता हूँ और उसकी प्राइस पहले निगोशिएट होगी और उसके बाद आप उसको बिड कर देंगे कि जनाब मैं आपका ये जो टास्क है ना ये इतने डॉलर जी में जी करूंगा, तो वो $5 को देख के आएगा, लेकिन उसको मिलेगा कुछ नहीं $5 में। सही है ये सर। अच्छा सर, ये सैटरडे को मैंने किए थे, इसके इतने इम्प्रेशंस वगैरह आए हैं, ये कब तक इनका मतलब चांस होता है, एक महीने तक, कितने तक चांस होता है कि कोई बस मैं ये कल इस पे बात करने लगे, कल या परसों इस पे बात करेंगे, इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं इसलिए कह रहा था अच्छा कि जब ये चीजें आप बना लेंगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आएगी, इंशाल्लाह कल ही बात करते हैं। सही। और सर ये मैंने वर्डप्रेस का वो वूकॉमर्स का सर इंस्टॉल किया था प्लगइन, ये सर इसकी साइट वगैरह कुछ कलर वगैरह मैंने कलर स्कीम चेंज किया है, और ये एक जबरदस्त किया। प्रोडक्ट ऐड किया है सर यहाँ पे, लेकिन वो इमेज शो नहीं हो रहा सर उसका, आप शर्ट ऐसा करें कि वगैरह। जब आप कॉमर्स दोबारा इंस्टॉल करें और वो कॉमर्स जी में सैंपल डेटा पहले के साथ उसको इंस्टॉल करें। जब वो कॉमर्स इंस्टॉल होता है तो वो आपसे पूछता है कि सैंपल डेटा रखना है या नहीं रखना। आप जरा गूगल कर लें, आप देख लें कि सैंपल डेटा के साथ वो कॉमर्स कैसे इंस्टॉल होता है, या वो कॉमर्स सर में बाद के अंदर सैंपल डेटा कैसे ऐड किया जाता है। वो कॉमर्स की कॉन्फ़िगरेशन में, सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि जी दोबारा सैंपल डेटा को ऐड किया जा सकता है। वो कॉमर्स की जो फाइल्स हैं उनके अंदर वो सैंपल डेटा पड़ा होता है। थोड़ा सा गूगल कर लें, सही यूट्यूब कर लें, तो आप वो सैंपल डेटा जैसे ही आएगा तो आपको नजर आएगा बहुत उम्दा सा एक स्कोर चल रहा है। सही। और सर ये फेसबुक और मेल चिप और ये जो एडसेंस है, ये ऐड करना चाहिए ये एडवर्टाइजमेंट के लिए शुरू में, सब या कुछ आप ये ऐड करें, 10:30 जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप करें, क्योंकि आपके पास कुछ चीजें हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। लेकिन असल मसला ये होगा, असल जो चीज देखने की होगी कि आपको इन सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा कि ये सारी चीजें हैं क्या और कैसे होती हैं। तो 10:30 पूरे वो सही है। कॉमर्स को एक्सप्लोर करना है, ताकि जब क्लाइंट आपको सही कहें कि मुझे वी कॉमर्स करना है, वो कॉमर्स इंस्टॉल करवाना है, या एक वो कॉमर्स नहीं, वो कहता है कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, शॉपिंग कार्ट बनाना है, उसमें ये चीज़ें डालनी है, तो वो आपको फिर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि एक ई कॉमर्स सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सही 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 सही। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बस ये चेक करना। जी अमानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी आपकी स्क्रीन आ रही है जी। सर जी ये मेरे गिग्स मैंने बनाई थी, ये चेक करवाना था आपको। जी शुक्रिया, आपने भी बहुत उम्दा गिग्स बनाई। गिग्स मैं आपकी देख नहीं पा रहा, ज़रा गिग्स ज़रा टाइटल पढ़े ना इनके। जी पहली सर। गिग का टाइटल क्या है? ये डिज़ाइन लैंडिंग पेज प्रोफाइल पेज सर्विसेज जो आपने सेंड की थी ना हिंट्स, चलें उन्हीं अच्छी को बात देख है। के नेक्स्ट बस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट सर, ये डिज़ाइन द वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन प्लगइन एंड थीम डेवलपमेंट। सही। और तीसरी है वेबसाइट डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। चलें अच्छी बात है। और और ये
हाँ जी, डिजाइन द वेबसाइट इन PHP SQL HTML CSS वर्डप्रेस इस तरह लिखा हुआ है। सही, चले। और सर ये एक मैंने जरा अब जी एक जरा ना सब लोग जरा इसको सुनिएगा। एक गिग जो होनी चाहिए वो एडवांस भी होनी चाहिए, एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल की गिग होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे काम की गिग होनी चाहिए जो आपको ना भी आता हो लेकिन वो एक्सपर्ट लेवल का काम हो। मैंने कहा था एक गिग आप बेशक लारावेल की बना लें, कोऑर्डिनेटर की एक गिग बना लें, एपीआईज की एक गिग बना लें, कोई एक आध गिग ऐसी बहुत ही मजबूत किस्म की आला दर्जे की बना लें जो आपको काम नहीं आता, कोई मजाइका नहीं है, लेकिन आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करे कि आप एक्सपर्ट हैं। तो एक गिग लारावेल की या पेमेंट गेटवेज की या एपीआई इंटीग्रेशंस की, आपको इसके ऊपर ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। कभी इनके ऊपर ऑर्डर एक्सेप्ट ना कीजिएगा, लेकिन अपने प्रोफाइल में एक रखें। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के एंड तक आप ये सारी चीजें सीख भी जाएंगे। सही है जी, बात समझ में आ गई? जी सर आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, उस पर ऑर्डर कभी नहीं आएंगे, आप लीजिएगा भी नहीं, लेकिन आपके प्रोफाइल को जरा हेल्थी करेगी वो गिग। अच्छा सर जी, ये मैंने अब वर्क पे ये मैंने चेक करवाना था कि ये मेरा इम्प्रूव हो गया है ना, ये कांग्रेचुलेशन जी जी लिखा जी हुआ हो है। चुका है आपका। बस ठीक है सर, ये इसको चेक करवाना था। और मामला मैंने साहब वो आपने काम अपना प्रोफाइल सबमिट कर दिया हुआ है? जी जी मैंने कर दिया सर। चलें, शुक्रिया। और वो कामरस भी मैंने वो इंस्टॉल कर लिया था सर। चलें, वो भी दिखा दें जरा। वो अब ओपन करना पड़ेगा, वो स्लो, पहले मैं चलें ठीक है, ओपन कोई करता बात था नहीं, तो कोई स्लो हो बात रहा नहीं, था। जज़ाकल्लाह, कोई बात। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी और किसी की कोई क्यूरी? जी एक यूजर ने पूछा हुआ कि लिंक्डइन और पीपल पर आवर और लिंक्डइन, अगर आपने प्रोफाइल सबमिट कर दी है तो लिंक्डइन और पीपल पर आवर के अकाउंट को एडिट करके सबमिट करने की अब जरूरत नहीं है, बस काफी है जो सबमिट कर दी है। जी एक आध मिनट में आपका लेक्चर रहेगा। जी आ गया मुबशर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मुबशर साहब, वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। जी एक जरूर। तो गिग्स मैंने बना ली थी, ठीक है सर, और उन पे कुछ इम्प्रेशंस भी आए हैं। एक जो लैंडिंग पेज वाली है उस पे 52 इम्प्रेशंस हैं, बाकी थोड़े हैं। आपने सबका इमेज एक ही लगाया हुआ है? उन पे सर डिस्क्रिप्शन जो लिखी है वो डिफरेंट है सारी। चलें इमेज के कलर कम्बिनेशन को भी थोड़ा चेंज कर लेना, जरा अच्छा लगता है। सब कोई आदमी आपके प्रोफाइल को विजिट करेगा, वो कहेगा यार ये इसको इमेज भी अच्छे नहीं मिले, हालांकि गूगल से ही उठा के लगाने हैं, थोड़ी सी एडिटिंग ये करनी मैं है थोड़ा सा। चलें ठीक है सर, ऐसे कर लेंगे, ठीक हो गया शुक्रिया। सर। और उसके अलावा सर ये वो कॉमर्स का भी मैंने इंस्टॉल कर लिया था, और ये सही। पहले एक पेज बना था जिसमें ये एक प्रोडक्ट ऐड है। लेकिन सर ये मैं प्रोडक्ट जो ऐड करना चाह रहा था बेसिकली वो एक जिप फाइल थी, लेकिन वो जिप फाइल ऐड नहीं हो रही, लाइब्रेरी में नहीं आ रही वो। देखिए जिप फाइल क्यों ऐड करना चाह रहे हैं? प्रोडक्ट कौन सी जिप फाइल है? जिप फाइल कौन सी सर वो प्रोडक्ट होती है? डाउनलोडेबल हो ना, मैंने तो उस तरह का मतलब एक कंप्यूटर रेलिवेंट सॉफ्टवेयर के वाले से एक शॉप में तो करना आपने चाह रहा क्या था। गिग यानी प्रोडक्ट क्या लगानी है यहाँ पे? कोई सॉफ्टवेयर, डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर हो। यानी आप सॉफ्टवेयर लोगों जी को बेचना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ तो सॉफ्टवेयर का इमेज लगाए ना यहाँ पे तो इमेज लगेगा उसका। सर इमेज तो लग जाएगा, इमेज लग जाएगा, लेकिन वो फाइल जो मैं हाँ देना जो चाह रहा हूँ। डाउनलोडेबल एक्जी बनाना चाह रहे हैं साथ में, तो जरा जी थोड़ा जी सा आपको देखना होगा, गूगल करें कि डाउनलोडेबल लिंक कैसे यहाँ पे जनरेट करेंगे वर्डप्रेस में या वो कॉमर्स में, तो वो आपको मिल जाएगा। जब हम वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन करेंगे तो अब हम आपको बताएंगे। अलबत्ता अभी आप थोड़ा सा गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। चलें ठीक है सर, सही, बस ठीक है सर, यही पूछना था। थैंक यू। शुक्रिया जी। और किसी की कोई क्यूरी हो जी? एक यूजर ने पूछा हुआ कि लिंक्डइन और पीपल पर आवर शहजाद साहब, बाकी किसी को वो ऑनलाइन टेस्ट का नहीं कह रहा, आपको वो टेस्ट का कह रहा है, तो आप जरा ऑनलाइन आए तो जरा बताएं तो क्या है आपके पास? जी ये ऐसा भी इशू अभी आ रहा है।
आपको कॉन्टैक्ट्स जो है ना अर्न करने पड़ते हैं। निदा ये ऐसा ही है। अब अपवर्क पे फ्री कुछ नहीं है। पहले अपवर्क फ्री होता था, अब ज़रा लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स आपको मिलते हैं। आपने बहुत केयरफुली उनको यूज़ करना होता है और फिर उसको कुछ पे करके आप दोबारा मज़ीद कॉन्टैक्ट्स हासिल करते हैं, कनेक्ट्स हासिल करते हैं। उनको कनेक्ट्स बोलते हैं। एक यूज़र को मेरा ईमेल एड्रेस चाहिए, तो ये ज़रा बताएंगे ईमेल एड्रेस क्यों चाहिए? अगर आपको प्रोफाइल लिंक सबमिट करने हैं तो प्रोफाइल लिंक के लिए लिंक दिया गया है। कुरतुलैन मैंने ईमेल एड्रेस पे प्रोफाइल रिसीव नहीं हो रहे। ईमेल एड्रेस पे तो वो आ रहा है, सिर्फ असाइनमेंट सबमिट होती है। अलबत्ता अगर आपने प्रोफाइल लिंक सबमिट करने हैं तो उसके लिए ये ऊपर जाएंगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड पे। सॉरी, स्लाइड पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके। अनाउंसमेंट्स में जाएं, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स, ये 4 अनाउंसमेंट्स हैं। यहाँ पे फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। अनाउंसमेंट्स, ऑल अनाउंसमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये पहली अनाउंसमेंट्स को छोड़ दें। दूसरी में ये तीसरी है, चौथी अनाउंसमेंट है। यहाँ पे ये लिंक पड़ा हुआ है प्रोफाइल सबमिट करने के लिए। अनाउंसमेंट्स के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप उसको सबमिट करेंगे। अगर किसी और पर्पज़ के लिए आपको चाहिए तो ज़रा बता दें आपको क्यों चाहिए। स्टूडेंट्स के पास है मेरा ईमेल एड्रेस। बहरहाल मैं दोबारा कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। जमाल मलिक साहब, थीम वगैरह, प्लगइन वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फ्री वर्क बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आप उधर से कर सकते हैं। तो फ्री वालों को पहले यूज़ कर लें, परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो परचेज क्रेडिट कार्ड के अलावा कैसे हो सकता है? आप किसी को कुछ देंगे तो वो आपको भी कुछ देगा ना। तो परचेज करने का मतलब ये होता है कि आप किसी को पैसे दें और उधर से वो आपको चीज़ दे दें। तो पैसे माजरत के साथ क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई सूरत नहीं है देने की। तो फ्री वाले इतने ज़्यादा मौजूद हैं, पहले आप उनको यूटिलाइज कर लें, फिर ख़रीदने की तरफ भी चले जाइएगा। एज ए डेवलपर हमारे यहाँ एक टर्म मशहूर है कि हम तो ओपन सोर्स काम करते हैं, फ्री वाले काम करते हैं, फ्री वाले काम से लोगों से पैसे कमाते हैं। तो बहरहाल लोग परचेज भी करते हैं, बहुत सारे डेवलपर परचेज करके अच्छे और उम्दा आगे लोगों को बेच रहे होते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन परचेज करने का मतलब परचेज करना ही होता है। कुछ पैसे किसी को देंगे तो आपको कोई चीज़ रिवॉर्ड में मिलेगी। इसके अलावा अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो वो चोरी होती है, पायरेसी होती है। तो सीधा नाम लें कि वो चुराने कैसे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसके लिए यूज़ करें उसको। मुख्तलिफ लिंक्स पायरेटेड थीम्स के मिल जाते हैं आपको। टोरेंट को यूज़ करें, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे इस तरह के। शहजाद साहब, ये लिंक्स है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि लिंक, मैंने बताया था कि आप प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे आपने अकाउंट बना लिया, फाइवर पे अकाउंट बनाया तो आप फाइवर के ऊपर वाले लिंक्स में जाएं जहाँ पे आप मुख्तलिफ तरह के मेन्यू लिंक्स पड़े होते हैं। वहाँ पे कहीं प्रोफाइल आपको नज़र आ रहा होगा, प्रोफाइल का एक मेन्यू नज़र आ होगा, उस पर हिट करें तो प्रोफाइल वाला पेज, आपके प्रोफाइल वाला पेज खुल जाएगा। वो प्रोफाइल वाला पेज जब आपके सामने खुल जाए तो उसका ब्राउज़र के अंदर URL बार से उसका URL उठा लेना है। वो URL बेसिकली हमें चाहिए। जी, गुल अल्ताफ़ साहब साहिबा या साहिब हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इशू है। आप ज़रा लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें, SME से कांटेक्ट करें, उन्हें भी आपको कुछ सजेस्ट करें। आप इंटरनेट सर्विस कोई और यूज़ कर लें या कुछ, वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा मशवरा देंगे। तो लैब मैनेजर से या SME से ज़रा कांटेक्ट कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि उन्होंने क्या सजेस्ट किया आपको। कल या परसों लेक्चर में मुझे बताइएगा।
शहजाद साहब आपने कुछ कमा लिया वहाँ पे, आप ज़रा लाइव क्यों नहीं आते? मैंने इनविटेशन लिंक दिया हुआ, आप लाइव आए ना ज़रा। आपसे अभी तक हमारी शायद एक आध दफ़ा बात हुई है या शायद नहीं बात हुई, मुझे क्लियर नहीं है। हमें पेमेंट मेथड वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। निदा को पेमेंट मेथड वेरीफाई कर रही है, तो हमें पेमेंट मेथड वेरीफाई करने की कतन भी ज़रूरत नहीं है। हम किसी को पे नहीं करने वाले, हमने पेमेंट रिसीव करनी है, पे करना नहीं है किसी को, तो इसलिए हमें पेमेंट मेथड वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जी सरफराज साहब, सरफराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तो आप आईटी से नहीं है इसलिए कुछ समझ नहीं आती, ये तो कोई बात नहीं है। मैं डे वन से ऐसे लोगों को फोकस करके लेके चल रहा हूँ जो आईटी से नहीं है। आप तशरीफ लाएं और मुझे डेली बेसिस पे बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आ रही। आप अगर मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ नहीं आ रही? मैं आप जैसे लोगों को फोकस करके पढ़ा रहा हूँ। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आती तो आप उसी वक्त मुझे पिंग करें। जो बगैर आईटी से जो आईटी से ताल्लुक नहीं रखते, आईटी बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए ये भी गुंजाइश है कि वो लेक्चर के बीच में क्यूरी सबमिट कर दें। और ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे लाइव आएँ ताकि वो मुझे बताएं कि उनको क्या समझ में नहीं आया। तो शहजाद साहब, आप जैसे लोगों के लिए लाइव आना डेली बहुत ज़रूरी है। अब डेली तशरीफ लाएं और मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। जो लोग आईटी बैकग्राउंड नहीं रखते, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनसे गुजारिश है कि वो अपने ऊपर वाजिब कर लें कि डेली लाइव आना है और आके बताना है। अगर सब समझ में आ गया तो कम से कम इतना बता दें कि मुझे समझ में आ गया। आप बताएंगे नहीं तो मैं कैसे गैस कर पाऊंगा कि आपको कुछ आया या नहीं आया? तो काइंडली इसको नोट कर लें। आइंदा आपको कोई भी इशू हो तो मुझे बताएं ज़रूर। जी सरफराज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे साहब, बस आप कंटिन्यू रखें। मैं अवेलेबल होकर किसी स्टूडेंट को क्यूरीज हैं मैनेजेरियल हमारे हवाले से, एसएमई के हवाले से या लैब मैनेजर के हवाले से, तो मैं अवेलेबल हूँ। कोई स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहता है तो काइंडली ये बात ज़रा नोट कीजिए। गुलशन अल्ताफ़ हैं या गुल अल्ताफ़ हैं, एक स्टूडेंट हैं, उनको नेट का बहुत ज़्यादा इशू है। मज़ीद उनको मैंने उनसे कहा कि वो आपसे कांटेक्ट कर लें। आप भी ज़रा उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं भी वो किसी रिमोट एरिया में रहती हूँ या रहते हों तो उनको कुछ अच्छा सजेस्ट कर पाएँ आप किसी तरीके से। इंटरनेट के बगैर तो हमारी क्लासेस लेना उनके लिए काफ़ी दुश्वार हो जाएगा। अभी सर साथ जी तो यही बिल्कुल आया। बिल्कुल बेसिक चीज़ें तो यही है ना, आपके उनके स्टूडेंट के पास इंटरनेट और लैपटॉप होना तो ज़रूरी है। उसके अलावा तो हम उनको भी हेल्प आउट करने मतलब अनेबल हैं कि उनको किस तरह हेल्प आउट कर सके। मतलब अगर किसी अभी भी बच्चे ये के पास गुलशन इंटरनेट अल्ताफ़ नहीं है मुझे ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं ये, लेकिन इनका इंटरनेट बहुत वीक है। तो मैंने इनसे भी कहा कि आप तो फ़ोन पे या किसी भी तरीके से अप्रोच कर लें। आप भी ज़रा ज़हन में रखिएगा कि इनको अगर जी ये जी खुद भी मैं अपनी नोट बात कर लेता हूँ। मैं इनसे क्लास के बाद कांटेक्ट कर लेता हूँ। अगर तो इनकी क्यूरी मतलब रिजॉल्व हो सकती है तो वो कर देंगे। अगर इनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उसमें तो फिर हेल्प आउट करना जो है ना मुश्किल है। चले। खैर कभी ये भी हो सकता है ना कि किसी वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जोंग या वारिद की किसी कोई सर्विस अच्छी होती है, तो रेलिवेंट लैब मैनेजर उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इस एरिया में ये वाली सर्विस की जगह आप ये वाली सर्विस यूज़ करें तो वो रिलायबल है। तो इस तरह की सजेशन भी फ़ायदेमंद हो जी जी जाती है। ज़रूर। जी, और किसी की कोई क्यूरी हो तो बता दें। लैब मैनेजर्स भी हैं, वो आपको हेल्प करने के लिए एसएनईज मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। आप अपनी क्यूरीज हमें बताएंगे तो हम आप उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर आप बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा और हम इस तरह रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। बताना आपका फ़र्ज़ है। अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर हमसे कतई भी उम्मीद ना रखें कि हम आपकी क्यूरी को रिजॉल्व कर पाएंगे। ये खुदाई सलाहियतें हैं, खुदा के पास ही हैं। तो वो बगैर बताए भी जान जाते हैं कि इंसानों के पास क्यों क्या मसला है। उनको हमें बताना पड़ेगा आपको। जी
जी गुलशन, आपने ज्वाइन किया। गुलशन, हम आपको, वालेकुम सलाम। जी मैं आपको सुन पा मैंने रहा हूँ। आपको लिंक सेंड किए थे अपनी प्रोफाइल्स के, किस चीज़ के ईमेल लिंक? की थी। सर क्या आपको वो मिल गया है मुझे? किस चीज़ के लिंक्स आपने सेंड किए थे? सर फाइवर और फ्रीलांसर अपवर्क के मैंने लिंक गुलशन, आपको सबमिट किए बारिश थे। ये है कि प्रोफाइल लिंक जो है ना वो मेल के ज़रिए सबमिट नहीं करने थे। प्रोफाइल लिंक गूगल फॉर्म के ज़रिए सबमिट करने थे। अभी मैंने अच्छा लेक्चर में भी थोड़ी देर पहले बताया कि गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिलेगा फेसबुक का जो ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप की अनाउंसमेंट्स के अंदर, अनाउंसमेंट्स वाले पोस्ट में जाइएगा। चौथी पोस्ट अनाउंसमेंट्स की है मैंने, इसे अभी 2-4 मिनट पहले वो खोल के भी दिखाई है। वहाँ से गूगल फॉर्म उठाइएगा, उसमें सारा सबमिट कीजिएगा ठीक है, तो मुझे मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप उसमें लैब कुछ मैनेजर चीज़ें से मिस ज़रूर नहीं है सर, कॉन्टैक्ट वो आप कीजिएगा देख इंटरनेट के लीजिएगा। लिए। सर इंटरनेट का इतना इशू आ रहा है, पिछले 3 दिन से, पिछले वीक के 3 लेक्चर मेरे पास नहीं हुए। मैंने लैब मैनेजर से कॉन्टैक्ट किया था तो आज मेरे पास लेक्चर शो हुआ है। चले बहरहाल, बाकी तो सही चल रहे हैं या सिर्फ 3 दिन से इंटरनेट का इशू आया है? सिर्फ 3 दिन से आपके पास इंटरनेट का इशू है या बाकी दिनों में भी रहा? जी जी सर। चले गुलशन, बहुत शुक्रिया। आप पिछले जो भी 3 दिन से मतलब वीक के पिछले लास्ट 3 लेक्चर जो हैं सर, मुझे बहुत ज़्यादा इशू है। लेक्चर ही शो, वीडियो ही शो नहीं हो रही थी। वो उस पे ना एक मिनट गुलशन जी, बात सुने। 2-3 दिन से तो मोस्टली हमारा भी इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा ना, ये सर्विस के इशू की वजह से। तो आज ठीक है इंटरनेट, कल तो वैसे ही ऑफ था। मतलब जो मोबाइल डाटा या नेटवर्क यूज करते हैं उनका तो सर कल आपकी वैसे ही ऑफ आवाज़ था। नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ हाँ, जी जी, 2-3 दिन से ऑलमोस्ट सभी के पास इंटरनेट का इशू आ रहा है। लेकिन कल रात 12 बजे से अब सर्विसेज बेहतर हो गई हैं। अब अगर तो आप डाटा नेटवर्क यूज़ कर रही हैं तो होपफुली अब आपके पास ठीक आएगा। 3 दिन से तो मतलब मैं भी डाटा नेटवर्क यूज़ करता हूँ तो मेरे पास भी इशू आ रहा था। अब मोस्ट प्रोबेबली अब नहीं आएगा। गुलशन, आप ना इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिएगा। अभी आपने जैसे बताया कि आपको लेक्चर शो ही नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं होता। नेटवर्क वीक भी हो तो तब भी लेक्चर किसी ना किसी दर्जे में चले या ना चले, लेकिन शो तो हो जाता है। तो वीडियो ये शो सर, ना वीडियो होने का शो नहीं मतलब, हो रही थी। मैंने वो स्क्रीनशॉट भी लिया था, वो मैं अरीबा को मैंने सेंड भी किया था स्क्रीनशॉट। वो कह रहा था वीडियो फुली वॉच, बट मेरे पास वीडियो शो नहीं हो रही थी सर। आज हुई है 3 दिन के बाद। अच्छा चलें। बहरहाल लैब मैनेजर से आप कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहें। सरफराज साहब से फ़ोन पे ज़रूर ज़रा अपने प्रॉब्लम को दोबारा बताइएगा इनको कि आपके पास वीडियो क्यों नहीं शो हो रही। ऐसा नहीं होता, फेसबुक सबके लिए सेम है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फेसबुक आपको बाकी चीज़ें शो कर दे, हमारा लेक्चर शो ना करे। अगर हमने लेक्चर दिया तो आपको शो होगा, तो अगर लेक्चर यहाँ से नहीं गया तो फिर शो नहीं होगा। अगर बाकी सर लोगों को लेक्चर शो एंड हो रहा है होने के बाद, सर लेक्चर एंड होने के बाद शो हो रहा होता है। हाँ, फिर आपको शायद उन्होंने बताया था, किसी ने, मुझे याद आता है लैब मैनेजर्स में से किसी ने, आप मोबाइल पे लेक्चर तो नहीं ले रही? जी सर। मोबाइल पे लेक्चर में जी, आपके मोबाइल का जो ओएस है ना, जो एंड्रॉयड जी सिस्टम है, वो थोड़ा ओल्ड होगा, जिसकी वजह जी से जी सर, मैं एप्लीकेशन मोबाइल पे ले रही थी। नहीं, लैपटॉप। पहली बात तो ये है कि मोबाइल पे लेक्चर लेना बिल्कुल गलत है। आप इससे कुछ भी सीख नहीं पाएंगी। लैपटॉप लें, लैपटॉप से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी बात यह है कि मोबाइल की एप्लीकेशन को अपडेट करें, या आपका एंड्रॉयड वर्जन ही ओल्ड वर्जन होगा तो कोई लेटेस्ट मोबाइल लें। और अगर आपके पास लेटेस्ट मोबाइल है या ऑलमोस्ट दरमियाने दर्जे का है तब भी सही है, तो फेसबुक की एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। अगर दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही, फिर भी आप इंसिस्ट करती हैं कि आप मोबाइल से ही यूज़ करेंगी, फिर मोबाइल का ब्राउज़र ओपन करें, मोबाइल के अंदर ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ से फेसबुक ओपन करें, और वहाँ से फिर आपको सब कुछ नज़र आएगा और कभी गुमेगा नहीं। फिर आप मोबाइल ऐप ना यूज़ करें, मोबाइल के अंदर जो ऐप लगी होती है फेसबुक की, उससे ना देखें। मोबाइल के अंदर ब्राउज़र से ओपन करें
और वहाँ से उसको देखें लेक्चर, फिर आपको लेक्चर शो होंगे। क्लियर हुई गुलशन? हाँ, पहली बात तो यह है कि आप लैपटॉप लें, लैपटॉप नहीं या डेस्कटॉप कंप्यूटर से, और अगर फिर भी आप मोबाइल से यूज़ करना चाह रही हैं तो फिर ब्राउज़र के ज़रिए से मोबाइल में ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ से आप, तो आप असाइनमेंट्स कैसे करती हैं? सर लैपटॉप मैंने ले लिया, आज लैपटॉप से ही लेक्चर लिया मैंने सर। चलें, शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका सर आज लेक्चर शो हुआ है मुझे। थैंक यू सर। जी, आज का लेक्चर एंड होता है। चलें, जो और कोई क्वेरी किसी की नहीं है, लेक्चर एंड हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।